ये है कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। कल की मुनाफा वसूली के प्रेशर के बाद आज भारतीय बाजारों में लौटी है खरीदारी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल हो रही है मजबूत, लेकिन मिड कैप्स ने किया है आउट परफॉर्म। क्या हो आपकी आज की क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। 2 दिन की सुस्ती के बाद बाजार में लौटी रौनक। रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस और ITC समेत HDFC बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में भी खरीदारी। ऑटो, फार्मा, FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। तीनों इंडाइसेस करीब 1% ऊपर। आज TVS मोटर, आयशर और मारुति में भी दिखी 2% की तेजी। PM मोदी के फ्रांस दौरे से पहले डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी। मझगांव डॉक 10% के अपर सर्किट पर। SCI, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, BEL और HAL में भी 3 से 6% की तेजी। और कार ट्रेड में आज 18% की जोरदार रफ्तार। कंपनी ने OLX का ऑटो कारोबार 537 करोड़ में खरीदा। वहीं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में भी लगा 20% का अपर सर्किट। रक्षा मंत्रालय से मिले 550 करोड़ का ऑर्डर। ग्लोबल केमिकल कंपनी FMC और इवोनिक के गाइडेंस घटाने से एग्रोकेमिकल शेयर्स फिसले। UPL, PI इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट में 2% की गिरावट। रैलिस इंडिया भी 1.5% फिसला। TCS और HCL टेक के साथ कल से दिग्गज कंपनियों के नतीजों की होगी शुरुआत। TCS की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.2% संभव। मुनाफे पर हल्का दबाव का अनुमान। वहीं 1% बढ़ सकता है HCL टेक का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। और GST काउंसिल की अहम बैठक जारी। सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर 18 से 5% GST का फैसला संभव। SUVs और MVs पर 22% सेस लगाने पर आ सकती है सफाई। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज पर भी चर्चा संभव। ओके, चलिए आज मार्केट में एक अच्छी चीज़ कि आज मार्केट में ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। हालांकि पिछले 1 घंटे में फिर निफ्टी पर प्रेशर आया, निफ्टी बैंक पर प्रेशर आया। उसकी वजह से थोड़ा ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल निफ्टी हल्का हुए हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक एक्चुअली अब इस समय डे लो पर है, लेकिन निफ्टी अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब है। और आज एक चीज़ अच्छी रही, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक मंगल रहा बाजार में आज, और आज ब्रॉड बेस्ड पाएंगे। कल सिर्फ एक स्टॉक की बाइंग थी, रिलायंस की। आज मार्केट की ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी है। निफ्टी पर भी ब्रेड्थ अच्छी है, आउटसाइड निफ्टी भी ब्रेड्थ अच्छी है। इन्फोसिस ने सपोर्ट किया, ITC ने सपोर्ट किया, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस, ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा किया। और 3 दिन तक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बाइंग लौटी है, जो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि असली पैसा यहीं लगा होता है लोगों का। और यहाँ पर 2-3 दिन मुनाफा वसूली थी, 1.5% करेक्शन आई थी मिड कैप स्मॉल कैप्स में हश्ता। यहाँ पर आज एटलीस्ट थोड़ी सी बाइंग है। तो आज की स्क्रीन जो है वो ऑब्वियसली लास्ट के 2-3 दिन से अच्छी लग रही है। हाँ, लास्ट का 1 घंटा जरूर थोड़ा सा मुनाफा वसूली का रहा है, लेकिन दैट्स ओके। आई थिंक थोड़ा सा HDFC बैंक का भी इम्पैक्ट रहा है, थोड़ा वो एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है फिन निफ्टी की, लेकिन थिंग्स आर ओके। 19,515 पर हम पहुंचे। अनुज, कंसिडरिंग ये 3 PM के बाद फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मूव आ जाता है, क्या वो एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या अभी भी हम फिर 19,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए हर्षदा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई कि हमने कल के हाई को सुबह ट्रेड खुलते ही निकाला और वहां रुके नहीं। पूरा दिन हमने कल के हाई के ऊपर ट्रेड किया। कल का हाई था 19,427। पूरे दिन हम उसके ऊपर ट्रेड करते रहे। आज एक बार भी उसके नीचे नहीं आया। हम 19,406 पर खुले, तुरंत हमने उसको लांगा 19,427 को और उसके ऊपर पूरे दिन ट्रेड करते रहे। 19,515 तक गए हम, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के 8 पॉइंट के अंदर आ गए थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम ना सिर्फ नया हाई छुएंगे बल्कि 19,600 भी बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। हो सकता है इसी वीक क्रॉस कर लें 19,600 तो हम। और 20,000 का भी जो हमारा एक व्यू रहा है वो अभी भी ओपन है। 20,000 का बाय ऑन डिप्स की ये मार्केट है। बीच बीच में झटके लगेंगे, जैसा लास्ट वीक लगा था झटका, लेकिन दैट्स ओके। और अब 19,525 पर थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन 19,300 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लगातार ये स्टॉप लॉस मेंटेन किया गया 19,300 का। उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलें और अपने लॉन्ग्स को कैरी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक शेड अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, क्योंकि
निफ्टी में L&T, कभी इन्फोसिस, तो कभी रिलायंस, ये सब जुड़ जाता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे लग रहा है ये HDFC बैंक का भी जो लास्ट के 1-2 दिन की थोड़ी सेलिंग बाकी है, शायद MSCI से रिलेटेड या इंडेक्स से रिलेटेड थोड़ी सी सेलिंग बाकी है, वो एक बार निकल जाएगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी चलना शुरू करेगा। 45,213 पर अगला रेजिस्टेंस है, हालांकि अब तुम ऑलरेडी काफ़ी फिसल गए हैं वहाँ से। 44,800 आपका स्टॉप लॉस है, 44,720 या देयर अबाउट कल का लो था, 44,750 पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 44,800 पे सबसे ज़्यादा फुट बिल्डअप है। तो 44,800 आपका एक सैक्रोसैंक्ट मेरे को लग रहा है एक लेवल है। मुझे लग रहा है एक बार कल का दिन और निकल जाए, उसके बाद HDFC बैंक में 100 रुपये की रैली पॉसिबल है। यहाँ से 100 रुपये का मूव आपको HDFC बैंक में दिखाई देगा। जो पिछली बार 100 रुपये का मूव अगर आपने मिस किया था, अगला 100 रुपये का मूव मेरे ख्याल से नहीं मिस करना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि बड़ा मूव दिखाने को तैयार है, और ये अगर चलेगा 100 रुपये तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी चलेगा। तो अभी भी मूव हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। इसको नेगेटिव तभी करेंगे जब निफ्टी 19,300 के नीचे बंद होने लगे और बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे बंद होने लगे। तब तक तेजी में रहिए, तेजी का ही मूड मार्केट में बना हुआ है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक्स जो रेडार पर आए हैं आपके। जी हाँ हर्षदा, अब देखिए लीडरशिप तो इस वक्त तो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि इंडेक्स को सपोर्ट जिस स्टॉक को मिल रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2.6% का बिल्डअप है। इनफैक्ट रिलायंस की ऑप्शन एक्टिविटी और फ्यूचर्स की एक्टिविटी सारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और 2700 और ऊपर की स्ट्राइक्स में अच्छी पुट राइटिंग भी विजिबल है। रिलायंस बाय द वे इस वक्त भी हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट याद रखिए मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, सिर्फ डेटा के आधार पे मैं इस वक्त इस पर पॉजिटिव कमेंट करता हुआ। बाकी कुछ काउंटर्स जहां पे अच्छा बिल्डअप है उसमें लॉन्ग साइड पे देखिए आज कैपिटल गुड्स पे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है हर्षदा। पॉलीकैप 23% का बिल्डअप, कमेंस में करीब 7.5% का, BEL में करीब 5% का, ABB करीब 5.25% का। तो कैपिटल गुड्स में यूनानिमसली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। केमिकल्स ने आज काफी शॉर्ट विटनेस किया है, हालांकि ये देखिए खबर न्यूज फ्लो आज आया, बट केमिकल्स में शॉर्ट बिल्डअप, कॉल राइटिंग, पुट्स में बाइंग कल से ही शुरू हो गई थी, जिसका मैं ठीक 2 बजे जिक्र कर भी रहा था। आज भी दीपक नाइट्राइट में करीब 10% का, UPL में 8% का, PI इंडस्ट्रीज में 8% का, और अतुल लिमिटेड में करीब 0.8% का वही बिल्डअप हुआ है। टेक स्पेस में HCL टेक्नोलॉजीज, LTI माइंट्री और LTTS, ये 3 स्टॉक शॉर्ट विटनेस कर रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस फ्लैट है, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, 100 डेमा को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे OI में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं यहाँ पे कि विद इन द सेक्टर इन्फोसिस थोड़ा सा डिलीवर कर रहा है आज। और बाकी अदर्स में जहां लॉन्ग क्रिएट हुआ है उसमें टाटा कम्युनिकेशन, फार्मा स्पेस में या फिर हेल्थ केयर कह लीजिए आप, लाल पैथलैब में सिग्निफिकेंट OI एडिशन है करीब 5.3%, अपोलो हॉस्पिटल 2.5%, और साथ ही साथ सन फार्मा में करीब 3.25% का। हर्षदा, एक्चुअली जो वीडियो ने बात कही ना हर्षदा, सुबह एक मॉर्निंग कमेंट्री में हमने मेंशन किया था कि इन्फोसिस में कुछ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वर्सेस द सेक्टर। पूरा सेक्टर पनिशमेंट झेल रहा है, लेकिन इन्फोसिस डे हाई पर है। और आप HCL टेक वर्सेस इन्फोसिस देखिए, और इसका एक कारण ये हो सकता है कि बाकी के सारे स्टॉक्स चल चुके थे, इन्फोसिस शायद चला नहीं था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद इन्फोसिस को लेकर अब मार्केट थोड़ी सैंग्विन हो रही है कंपेयर टू बाकी के स्टॉक्स। HCL टेक पर जो सुनने में आ रहा है कि शायद मार्केट को लग रहा है कि इनकी कमेंट्री शायद खराब रहे, नंबर्स खराब रहे, इसकी वजह से आज HCL टेक में खासा सेलिंग प्रेशर। HCL टेक तो इनफैक्ट 4 दिन पहले 52 वीक हाई पर था, वहाँ से 100 रुपये निकाल दिया एकदम से। 1205 था इसका 52 वीक हाई, वहाँ से 100 रुपये गिर गया 4 दिनों में। इन्फोसिस लेकिन अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है सेक्टर में, सेक्टोरली इन्फोसिस में वर्सेस अदर्स। लेकिन खैर अब ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, कल ही नंबर आ जाएंगे HCL टेक और कल HCL टेक और TCS है मेरे ख्याल से। हाँ दोनों, और उसके परसों विप्रो है, उसके बाद बाकी आ जाएंगे। चलिए बाकी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स जान लेते हैं। उसके बाद हमें 20 तक इंतजार करना पड़ेगा इन्फोसिस का। लेकिन इन्फोसिस ने मेरे ख्याल में अच्छे से प्लान किया है कि बाकी जो पेयर्स हैं वो क्या कमेंट्री दे रहे हैं, उसके बाद इनकी कमेंट्री आएगी अब की बारी। नॉर्मली होता है कि TCS के बाद तुरंत इन्फोसिस आके बोल देता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। लेट्स सी क्या स्थिति उभर कर आती है। जब मैं एग्जाम लिखते थे तो वेट करते थे कि जब पहले वाला पेपर दे दे उसके बाद मैं जाके दूंगा। तो वैसा ही सिचुएशन होता दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमने देखी आज थोड़ा एक्शन, आज ऑटो में कमबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासतौर से आयशा मोटर्स आपके रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो पिछले बुधवार से पिटना शुरू हुआ आज जाकर फाइनली संभला है। तो 2% ऊपर आया, 3240 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। मारुति में एक पुल बैक, 9900 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1.5% का इजाफा। वहां ब्रिटानिया HUL में भी एक पुल बैक ट्रेड है। पुल बैक में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कल यहाँ पर ऐसे लगा था कि कुछ पोजीशंस
कट रही हैं, लेकिन आज खरीदारी लौटी है। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी दूसरी तेजी की तरफ आते हुए, टीवीएस मोटर में फिर खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं और हाल आज हम देख रहे हैं 3-3.5% ऊपर है। और डिफेंस कंपनियों में कई सारे स्टॉक से जो भागे हैं उस पर आगे हम बात करेंगे जरूर। जो नहीं चला है उसमें वेदांत क्लियरली, क्योंकि फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप टूट गई है। अब कंपनी कह रही है हम अलग से दूसरा पार्टनर तलाशेंगे और सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन स्टॉक आज 1.5% नीचे। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी जहां पर सीमेंट कंपनियों के लिए एक क्वार्टर थोड़ा सा नरम रह सकता है। दालमिया भारत आज दबाव में, बंधन में मुनाफा वसूली और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी आप देखिए फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी और मंदी के सौदे साफ देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब इस तरह के मार्केट में फिर आपकी क्या रणनीति हो, आज क्लोजिंग में कौन से ट्रेड्स पकड़ने चाहिए, हमारे साथ हमारे जानकार तैयार हैं। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर और श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। 2:20 पर फोकस रहेगा डिफेंस कंपनियों पर। कई सारी खबरें हैं, कई सारा एक्शन देखने को मिल रहा है, यतिन इस पर रोशनी डालेंगे। 2:30 पर केमिकल सेक्टर को लेकर ग्लोबल मार्केट से डेवलपमेंट्स थोड़ी सी बिगड़ रही हैं। लगातार कंपनियां अपना आउटलुक, अपना गाइडेंस घटा रही हैं। इसके क्या मायने हैं भारतीय केमिकल कंपनियों के लिए, अजय जोशी से बात करेंगे जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे 2:40 पर हर रोज की तरह 4 के चौके की सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे। श्रीकांत चौहान से समझेंगे एफएनओ का सुपरस्टार। मानस जायसवाल हमें देंगे चार्ट का चमत्कार का ट्रेड और मिड कैप फंडा हम जानेंगे मयूरेश जोशी से। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। फिर फोकस रहेगा क्लोजिंग की रणनीति पर, डीलिंग रूम का जायजा लेंगे यतिन से, एसटीबीटी ट्रेड्स या बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड होगी इस समय? गुड आफ्टरनून। ट्रेड वही है जो आपने चुना था स्पॉटलाइट में एक दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, और मैंने चुना था उस दिन सुबह, वो है इन्फोसिस एक बॉटम आउट हो चुका ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस, जब वो 1323 पार कर लिया, उसके बाद ही एक अपमूव मिला है और करीब 8-10 दिन से साइडवेज मूव पर ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेड कर 1348 के आसपास। इन्फोसिस का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1330 है, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है आते दिनों में 1375 टू 1400 जोन्स, ये एक जोन से वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वीकनेस थोड़ी भी नहीं है। साइडवेज मूव, टाइम वाइज करेक्शन हो गया इन्फोसिस। करेक्शन पूरा हो गया है, अब शायद खरीदारी का मौका 1375 से 1400 की तरफ बढ़ सकता है काउंटर। गाबा साहब की ये पिक है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है मदरसन में, जहां पर करीब 3-4 दिनों से हम मदरसन में कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है। और क्योंकि स्टॉक ने 9250 का लेवल ब्रेक किया है, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर करीब 4 से 5 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 90.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैश टेबल्स हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के 97.50 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 93 वाला 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 2 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर 6 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, इट्स संवर्धन मदरसन सुमी जिसमें बाय करनी है आपको, और 9310 याद रखिएगा। संवर्धन आज अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रूशियल सप्लाई जोन था 9160 पर, जो कि स्विंग हाई था 25 जुलाई का, उसको मतलब 2022 का, उसको पार किया। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? जी, वीरू जी, आनंद जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। सीमेंट्स मुझे एक काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है, 20 दिनों के एवरेज को के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा यहाँ पे, अभी ऑलमोस्ट 3735 स्पॉट प्राइस चल रही है, 3690 3690 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 3820 3820 का देख। ओके, चलिए, तो ये सीमेंस पर इस समय बाय प्रशांत सावंत की तरफ से। मयूरेश जोशी को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, फंडामेंटली क्या पसंद है आपको? मयूरेश, अनम्यूट करिए। So sorry for this, Anuj ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Viru ji, and good afternoon to everyone on the panel. हमें लगता है, I think बैंक्स में सिलेक्टिव रहके बैंक्स को बिल्कुल खेला जा सकता है।
विद इन दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्वार्टरली अपडेट्स भी ठीक ठाक आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट विजय मुनील। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो पिवट लेवल्स है जो मुनील पे देखते हैं उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है बैंक, और जो ईपीएस आरएस रेटिंग होती है दैट इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा आई थिंक जो कोर फंडामेंटल्स है, निम्स में थोड़ी रिडक्शन जरूर आ सकती है, बट एट 3.3 मुझे लगता है आई थिंक काफी स्टेबल निम्स रहेंगी, इवन इफ इट कम्स इन दैट रेंज ऑफ 3.2 टू 3.3 काफी मैनेजेबल है। SMA1 SMA2 बुक इज एट 0.35%, ऑल टाइम लो लेवल पे है। प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ा दी है, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज और एनुअल क्रेडिट कॉस्ट अच्छे खासे कम हो रहे हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ में जो इजाफा देखा है वो बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, और इसके वजह से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं बैंक के लिए। रिटर्न रेशियोज रिफ्लेक्ट करेंगे ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। हमें लगता है ROAs और ROEs काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और तगड़ी रहेंगे बैंक। तो आई थिंक सिलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स पसंद आ रही है, उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपको करना है बाय। सेलेक्टिवली PSU बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। देखिए मार्केट में इस समय क्लियरली एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए वापस। मिड कैप इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम इस समय, बहुत शानदार मोमेंटम इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में, और ये एक एडवांस डिक्लाइन में भी विजिबल है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर क्लियरली आज थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट है, उसमें आयशर मोटर्स 10% की बड़ी करेक्शन के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट रही है, लेकिन सन फार्मा और इन्फोसिस इन दोनों स्टॉक्स ने एक अच्छा प्राइस पैटर्न आज दोनों स्टॉक्स ने दिखाया। उसके अलावा F&O में अगर आप मूव्स देखें, एक बार इंडिया सीमेंट लेकर आई, शायद बैन में है ये स्टॉक इंडिया सीमेंट, लेकिन अच्छे मूव्स इसमें इंडिया सीमेंट में, पूरा का पूरा सीमेंट पैक, इनफैक्ट रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग इस समय टाटा कंज्यूमर में। एक्साइड लगातार हमारे रेडार पर आया, एक्साइड में बाइंग। बाटा की बात हुई थी 2-3 दिन पहले, बाटा इस समय डे हाई पर, तो क्लियरली आज इस समय थोड़ा सा मोमेंटम इन सब स्टॉक्स में। गाबा सर, एक स्टॉक जो आपने ऑलमोस्ट बॉटम पर पिक किया था अभी रिसेंटली, वो स्विंग जो उसकी बहुत अच्छी मिली वो है सन टीवी, यहाँ अब क्या पोटेंशियल है? सन टीवी, सन टीवी का जो चार्ट है अपमूव ऑन है, अब ट्रेड कर रहा है 475 पर। मेरा लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब 500 के आसपास है, शायद हायर, उससे भी ज्यादा हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। राइट द ट्रेंड, थोड़ा स्ट्रेच है, लगाना चाहिए 465 का स्टॉक सन टीवी पर। मेरे ख्याल से 500 और 550 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है बिल्कुल। सन टीवी टाइमली गावा साहब ने आपको स्पॉट करके दिया था। आई थिंक पिछले हफ्ते ही इसकी हम चर्चा कर रहे थे और अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक स्टॉक जो मानस आपने पहले हमारे लिए पढ़ा है और आपने खुद आइडेंटिफाई किया था, इंडिया मार्ट, स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये आज दूसरा सत्र होगा जहां पर कुछ खरीदारी वापस लौटती हुई और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये तेजी बनी है। स्टॉक 4% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी सब्सटैंशियल है। अब मैं नोटिस करी थी पिछले 6 महीने में स्टॉक की चाल कैसी रही है, तो लगभग 25% तक के रिटर्न्स दे चुका है, और जहां पर ये जनवरी में 2200 के आसपास था, ये पहुंचा था करीब करीब मई के महीने में 3000 के पार, और फिर थोड़ा सा करेक्ट होकर 2700 पर मिल रहा है। क्या एक और मौका है या मौका दिया है स्टॉक ने फिर पोजीशन लेने का? क्या ये 3000 के बियॉन्ड फिर अपनी चाल को खेल सकता है क्या? देखिए भाई, कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो 400 रुपए के करेक्शन हमने ऊपर से देख लिया इंडिया मार्ट में। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक को निकलना पड़ेगा। एक बार 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो जाएंगे जो कि 2020 है, तब आप खरीदारी कर सकते हैं एग्रेसिव होकर, बट अभी नहीं, अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कल या परसों बनाई है तो आप कल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, जो कि 2600 रुपए है, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 2820 के ऊपर ही करेंगे। ओके, 2820 के ऊपर फ्रेश व्यू होगा खरीदारी का। अच्छा, एक दो स्टॉक जो सुबह हमने मॉर्निंग में कवरेज में इंक्लूड भी किए थे, सन फार्मा की कॉल भी ली गई थी। सन फार्मा अब इस वक्त 1070 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट ये मैच कर चुका है 30 जनवरी के इंटरडे स्विंग हाई को, और शायद अगर ये जोन कट जाए तो उसके बाद एक वो ऑल टाइम हाई क्लस्टर है करीब करीब 1216 का, वो ऑल्दो उस जोन में कभी टिका नहीं था हिस्टोरिकली, तो प्रैक्टिकली इट्स एन ऑल टाइम हाई जोन फॉर सन फार्मा। प्रशांत, आपकी राय क्या है? मैं इनफैक्ट इसके ऑप्शन स्टैट्स को देख भी रहा था, आप देखिए ना, इसकी 1060, 1070, 1080, 1090, इवन 1100 की कॉल में क्या एक्टिविटी बढ़ी है आज बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। और अगर आप पुट राइटिंग को देखूं तो इस वक्त 3 पुट्स काफ़ी एक्टिव हैं, इनफैक्ट 2 पुट्स 1030, 1040 में काफ़ी पुट राइटिंग हुई है आज।
आप ये जिस ट्रेजेक्टरी में निकला है इसको चेस करना चाहेंगे इस वक्त एग्जिस्टिंग ट्रेड्स पे और फ्रेश लॉन्ग ट्रेड प्रोस्पेक्टिव्स आपका व्यू? अगर हम के जरिए देखना चाहे तो मुझे लग रहा है जो एट द मनी 1070 की जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है जो करीबन 18 साढ़े 18 के रेंज में चल रही है, इसको हम एक 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 12 रुपीज के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं और करीबन 28 से लेके 34 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम है और ब्रेकआउट भी अगर यहाँ पे क्लोज भी हो जाए और कल फॉलो थ्रू मिल जाए, मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी रैली देके करीबन 1100 से लेके 1110 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिखा सकता है। आज सुबह से काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा मार्केट में अब जरा निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स लेकर आते हैं एक बार। 6 बार से एक्सपायरी पॉजिटिव रही है इसके लिए, लेकिन आज शायद थोड़ा सा एक्सपायरी इसके अगेंस्ट काम कर रही है। इनफैक्ट हश्ता अब ये डे लो पर है और शायद कल का भी लो काफ़ी क्लोज है। कल का लो मेरे ख्याल से 20,030 के करीब था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का, उसको भी शायद ये इंडेक्स अब ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ आज एक एक्सपायरी के लिए, हालांकि अभी भी 3 PM मूव बाकी है, 3 PM मूव किसी भी तरफ आ सकता है, लेकिन फिलहाल इंडेक्स डे लो पर और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रेड में आ गया है और प्रेशर आ रहा है ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस की वजह से। एक बार इंट्राडे लेकर आते हैं। ऑब्वियसली ICICI बैंक तो दोनों में है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। बजाज फाइनेंस सिर्फ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, निफ्टी बैंक में उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस देखिए 1.5% नीचे। बजाज फाइनेंस का इम्पैक्ट एक बार जरा स्लाइटली लंबा चार्ट लेकर आते हैं एक हफ्ते का, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है जब इसके अपडेट्स आए थे तो हम 8,000 और ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस में। वो पूरी की पूरी जो गैप है उसको फिल करने की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। मयूरेश, मार्केट में क्या ये जो रिस्क पहले प्ले आउट हो चुका है वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, क्या बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स को डरना चाहिए या फिर इस करेक्शन में बाइंग करनी चाहिए? जहां तक प्लेसमेंट का सवाल है अनुज, एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएटली पिवट पे प्लेस्ड है हमारे ओनिल के लेंस के ऊपर। जहां तक डिसरप्टिव नेचर ऑफ बिजनेस रहा है, आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जैसे एक पूरे होता है कंपटीशन इंटेंसिटी जरूर बढ़ेगी, बट जो इनकी होल्ड है स्पेसिफिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स पे, आज इनकी जो डेटा बेस है बोथ SME और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लेते हैं, जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज इनके पास है और ये जो ऐप डेवलप कर रहे हैं जहां से कॉस्ट एफिशिएंसीज इनके प्लेटफॉर्म पे 100% प्ले आउट हो अगले कुछ वर्षों में इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव्स है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्रीशन और अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द कंपनी इटसेल्फ। दूसरा, आई थिंक द स्पेस इटसेल्फ इज सो लार्ज। हम जब 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स बढ़ेंगे अर्बन और रूरल इंडिया के, कल ही मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स are actually expected to triple in the next 10 years, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ये सारे फाइनेंसिंग कंपनीज को होगा as their lifestyle changes start going through। तो मुझे लगता है मार्केट अपॉर्चुनिटी लार्ज है, टारगेट ऑडियंस लार्ज है, डिसरप्टिव नेचर की वजह से बिजनेस में थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज। आज फाइनेंस आज आपके सामने करीब 100 रुपए का दबाव देता हुआ, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर स्पेशली जो मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक और स्टॉक जो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसको हम पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, टाटा कम्युनिकेशन स्क्रीन पर रखते हैं 6% ऊपर और आज वॉल्यूम पिकअप है। लेकिन एक साल का अगर आप चार्ट देखिए, यानी कि पिछले जुलाई से इस जुलाई तक स्टॉक में क्या तेज़ी बनती दिखाई दी है। ये 1000 के नीचे मिलता था काउंटर 2022 जुलाई में और आज हम देख रहे हैं ये 1600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा क्या हुआ है मयूरेश इस काउंटर में? ऑफ कोर्स आज की डेवलपमेंट अलग है, जिस कंपनी में इन्होंने 58% हिस्सा लिया था उसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। ई सिम बिजनेस में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने में लगी हुई है और वैसे ही एक्विजिशंस भी इन्होंने रीसेंट पास्ट में अनाउंस किए हैं। लेकिन ये क्या री-रेट हो चुका है या फिर इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस? तो अर्चना जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, री-रेटिंग अच्छी खासी हो चुकी है। आई थिंक इट्स मोर अ मोमेंटम प्ले राइट नाउ, बट 3-4 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है टाटा कम्युनिकेशंस में, स्पेसिफिकली आफ्टर देयर इन्वेस्टर्स डे। पहली चीज आई थिंक इन्होंने जो टारगेट रखी है डेटा रेवेन्यूज डबल करने के अगले 4 या 5 वर्षों में, 14,000 करोड़ से 28,000 करोड़, दैट्स अ ह्यूज टारगेट। और ये मुमकिन इसलिए है ऑन 3 facets that they're probably aligning their business model। एक, जैसे आपने राइटफुली कहा, प्रोडक्ट टू प्लेटफॉर्म कंपनी कर रही है जिसका पूरी अंडरलाइंग थ्रेड डिजिटल फाइबर होगी।
और डिजिटल फाइबर इसलिए क्योंकि नंबर वन प्रोवाइडर है, ऑलमोस्ट 2/3 ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इनके पास है, नंबर वन प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कनेक्टिविटी एंड सपोर्ट एज वेल। और इसलिए आई थिंक ये टारगेट्स सस्टेन करना या अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। एबिटा मार्जिन का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 23 से 25% का, विद केपेक्स है 300 मिलियन और आरओसी जो 25% के ऊपर रह सकती है, विद नेट डेट टू इक्विटी लेस देन 2 टाइम्स, मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव सेट्स है जो मार्केट ले रहा है। तीसरा आई थिंक इनके आप लैंग्वेज देखिए प्रेजेंटेशन में, द टारगेट्स दैट दे आर प्रॉब्ली लुकिंग इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेबल मार्केट, इन्होंने बैंकिंग लैंग्वेज में एक स्लाइड डाली है जिसका नाम रखा है इन्होंने कासा, विच प्रोबेबली मींस कनेक्टिविटी, ऑल्टरनेट ड्राइव लाइंस, एक जो है शेयर्ड मोबिलिटी कॉन्सेप्ट और एडवांस सिस्टम जहां पे ऑटोमेशन हो सकती है, जो ड्राइवर लेस हम कहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ पॉजिटिव्स हैं जो प्ले आउट हो सकती है नंबर्स के हिसाब से। अच्छी खासी आई थिंक जेस्टेशन स्टॉक ब्रेक्स में आ चुकी है, बट लुकिंग एट द मोमेंटम मुझे लगता है आई थिंक मार्केट यही मान के चल रहा है कि इससे ज्यादा कुछ डिलीवर कर सकता है, विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द ओके, एक्चुअली सुबह सुबह इसको हमने स्पॉट भी किया था आज तक, और अच्छा मोमेंटम है इसमें एक्चुअली लास्ट क्वार्टर से पहले काफ़ी सेलिंग हुई थी और लास्ट क्वार्टर के नंबर भी काफ़ी ख़राब थे। मार्केट को शायद लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर शायद इसका बॉटम क्वार्टर था, इसकी वजह से इतनी बड़ी रैली इसमें आई है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए अब तक नंबर नहीं डिलीवर किए इस कंपनी ने, जिस तरीके की रैली हो गई है नंबर्स नहीं डिलीवर किए कंपनी ने, तो ये रिस्क फैक्टर हमेशा ओपन रहता है। बाय द वे बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रेड में आ गया है और फिन निफ्टी तो खैर वो कल के लो के काफ़ी करीब है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है लास्ट का जो आधा घंटा है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब 3 दिन का वो जो खिचड़ी था या जलेबी मार्केट जो था उसको मार्केट पीछे करके आगे निकलने के लिए तैयार था। लेकिन ऑल टाइम हाई से अच्छे फिसले हैं, मतलब इंटरडे हाई से, और खासतौर से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 20,042 पर, अब इस समय 20,040 पर यहाँ पर निफ्टी फिन सर्विसेज इंडेक्स। और केमिकल स्टॉक्स, कुछ ही देर में केमिकल स्टॉक्स पर खास बातचीत करेंगे क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन है, करीब 4% स्टॉक्स नीचे हैं आज। नवीन फ्लोरिन 4%, यूपीएल 3%, 2.5% दीपक नाइट्राइट, 2.5% पीआई इंडस्ट्रीज, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा इस समय आपको करेक्शन दिखाई देगा। एसआरएफ ये भी काफ़ी नीचे है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, उसमें से कुछ 2-3 ट्रेड्स और पिक करने की कोशिश करते हैं। एक बार आईडीएफसी ट्विंस देख लेते हैं वापस। मानस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी अभी कुछ देर में ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद ये भी एक ही स्टॉक रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई व्यू आपका? देखिए, कंसोलिडेशन के बाद अब नेक्स्ट मूव स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों स्टॉक में अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा, क्योंकि इसने पिछले करीब 15 सेशन में लगातार 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक 79.90 ₹2 नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 84 के लेवल्स को ब्रेक करके 86-87 तक स्टॉक जा सकता है। मानस, एक ट्रेड को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सुबह मैंने आपसे बातचीत की थी इस पे, एग्जैक्टली 10:10 पे डॉक्टर लाल पैथलैब वो ट्रेड पिक किया था हमने 2408 पे। इंट्राडे स्विंग करीब करीब आया 2433 तक का। इसको बुक कर लें या फिर अभी जो टर्बुलेंस आप मार्केट में दिख रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो फार्मा और हेल्थ केयर में स्ट्रेंथ है उसके मद्देनजर इसको भी कायम रखना चाहिए? इस ट्रेड में दम है क्योंकि आपके उस वक्त के टारगेट्स से 25-25-20 के वो टारगेट्स अभी भी खुले हैं। बिल्कुल खुले हैं। देखिए, ये जो इंटरडे सेशन में हमने पिछले 1 घंटे में करेक्शन देखा है, वो उसको केवल एक करेक्शन की तरह देखिए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल तो कहीं पर भी नहीं है कि आप चाहे 60 मिनट चार्ट पे देख लीजिए या तो डेली चार्ट पे देख लीजिए, कोई रेजिस्टेंस के पास नहीं दिख रहा है, कहीं पर कैंडलस्टिक चार्ट पे कोई रिवर्सल नहीं है, किसी तरह के डायवर्जन नहीं दिख रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहेंगे। स्टॉप लॉस को ऊपर थोड़ा और रिवाइज करके मेरे ख्याल से आप 2384 कर लेना चाहिए और पोजीशन में बने रहना चाहिए। तो बेसिकली ट्रेड को होल्ड करें। डॉक्टर लाल पैथलैब्स करीब 1% ऊपर, और जिस तरह से बरसात हो रही है देश भर में, अब कुछ केसेस तो वायरल के भी बढ़ने लगे, तो यू नेवर नो वो टेस्टिंग शुरू होती है या नहीं, उसका फायदा इन लैब्स को रफली वेदर के लिहाज से मिलता जरूर है। चलिए अब स्वाति होतकर को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? यस, गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए एक बाय कॉल है कोलपाल पे। कोलपाल का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी साइडवेज मोमेंटम में हमें रैली नजर आई थी अर्षदा जी। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये जब 1800 के लेवल्स के ऊपर आज अगर क्लोजिंग रखता है तो अपसाइड रैली हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 1860 1870 के रेंज में। तो करंट लेवल पे आप कोलपाल बाय कीजिएगा, 1770 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा।
for immediate target of 1860. ओके, कोलगेट पामोलिव 1860 के टारगेट। सुबह भी इस स्टॉक पर डिस्कशन हुई थी। कल आफ्टरनून से इसने पिकअप किया और आज सुबह से स्टॉक काफ़ी एक्टिव रहा है। हालांकि 3-4 दिन पहले भी एक ऐसी रैली आई थी जो थोड़ी फिजल आउट हुई थी। अब ये वाली रैली क्या बेटर रहेगी, ये देखते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी नाउ एट डेज लो 44,835 और ध्यान रखिए कल का लो था 44,727 के करीब। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है मार्केट का आज का सेशन बैंक निफ्टी के लिए। खासतौर से लास्ट का 1 घंटा जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। एक बार HDFC बैंक का भी इंटरडे लेकर आइए। अच्छी रैली बन रही थी HDFC बैंक में, लेकिन हायर लेवल से ये कोलैप्स हुआ है स्टॉक एकदम से। 1676 से 20 रुपये गिरा ये स्टॉक और इसने पूरा का पूरा इम्पैक्ट किया है बैंक निफ्टी पर और इवन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत MSCI रिलेटेड सेलिंग, थोड़ी बहुत वो इंडेक्स बैलेंसिंग की सेलिंग आज और कल में होनी है, तो ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन डिफेंस शेयरों की बात हो रही थी। PM मोदी के फ्रांस दौरे से पहले डिफेंस शेयरों में ज़ोरदार ट्रैक्शन है। यतिन जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे साथ ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, पूरा का पूरा जो डिफेंस स्पेस है, खास करके जो एरोनॉटिक्स कंपनी है HAL और मिधानी जैसे काउंटर्स, प्लस आप अगर देखेंगे तो जो PM मोदी के पहले विजिट के पहले काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि राफेल का एक्विजिशन तो होगा ही, लेकिन ये 3 नई सबमरीन्स भी भारत जॉइंटली फ्रांस के साथ डेवलप करेगा। तो उसके पीछे जो शिपयार्ड स्टॉक्स हैं, चाहे वो कोची शिपयार्ड हो, चाहे वो मझगांव डॉक हो, सभी के सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ये तो PM मोदी के जो US विजिट थी उसके पहले भी आपने ऐसा एक फ्लेयर अप देखा था डिफेंस कंपनीज में, और फ्रांस की विजिट के पहले भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी डिफेंस कॉपरेशन डील्स एक्सपेक्टेड हैं, जिसके पीछे सरकारी डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं। ये तो एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, इनको भी बड़े बड़े डिफेंस के ऑर्डर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीमियर एक्सप्लोजिव देखें तो इनको भारतीय एयरफोर्स से लगभग 550 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है फ्लेयर्स के लिए। यूजुअली ये इनकमिंग मिसाइल सिस्टम्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए फ्लेयर्स यूज होती हैं, और कहीं ना कहीं ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड था। और कंपनी की मार्केट कैप देखिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव की तो 500 करोड़ की है। तो उसके सामने जितनी कंपनी की साइज है उतना ही बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनको भी लगभग 300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ लगा है। तो पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस जो है, यहाँ आपको ऑर्डर बुक की ट्रैक्शन भी दिख रही है और न्यूज फ्लोज भी इतने तगड़े हैं, और शायद इसीलिए सारे के सारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं इनमें आपको आज डबल डिजिट गेन्स दिखाई दे रहे हैं। तेजी बनती हुई। अब देखते हैं यहाँ पर किस किस और को हम बड़े ऑर्डर्स हाथ लगते हैं। शुक्रिया आयतिन इस अपडेट के लिए। मझगांव डॉक एक स्टॉक जो हम कल जाते जाते डिस्कस कर भी रहे थे, आज फिर एक अपर सर्किट पर है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे प्लेज, अब हमें नहीं पता कि इनके हाथ कुछ लगेगा या नहीं, लेकिन तेजी की हवा है। तो इस स्टॉक में भी हमने देखा एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। स्वाति, हाल पर आपका फ्रेश टेक क्या रहेगा? 3,900 पर लेंगी क्या? यस, डेफिनेटली HAL काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है अर्शदा जी, क्योंकि जिस हिसाब से उसने टेक्निकल सेटअप दिया है काफी, अगर आप लास्ट 4-5 डेज का ट्रेडिंग सेशंस भी देखोगे तो विद इन अ रेंज ये स्टक हुआ था 3650 37 20 40 के रेंज में। आज उसने जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, न्यूज भी है, कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में, मुझे लगता है ये 4000 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 1 to 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हो, या अगर कोई भी डीप आता है 3850 के रेंज में तो यू कैन ऐड ऑन। आई बिलीव कि 4000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 38 का एक सपोर्ट से आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह के ऑर्डर्स मिले हैं और जो रन इन स्टॉक्स में देखा गया है, वैल्यूएशन को लेकर हमने पहले भी चर्चा की हुई है, दे वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स। एक लॉन्ग टर्म निवेशक जो अभी भी उत्साहित है स्पेस को लेकर, क्या उनके लिए नया निवेश ठीक है या फिर दूर रहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक सेक्टर की पोटेंशियल जबरदस्त है अर्शदा जी। आई थिंक आई जस्ट गिव यू अ फ्यू नंबर्स। अगर आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज देखें काफी सारे प्लेयर्स की, आई एम लीविंग असाइड जस्ट अ फ्यू ऑफ दी स्मॉलर कंपनीज, लगभग 7 या 7.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। जो आत्मनिर्भर स्कीम हम बात कर रहे हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्डर्स, आई थिंक एक बेस केस सिनेरियो पकड़ के चलते हैं तो एटलीस्ट 40 to 50 बिलियन डॉलर्स के हो सकते हैं। यानी जितना आज ये रेवेन्यू बना रहे हैं उसके 6 गुना ज्यादा ऑर्डर्स शायद आ सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है ये तो फुल्ली यूटिलाइज होंगी। एट द सेम टाइम आई थिंक जो नई कैपेसिटीज डालेगी
दैट विल कम आउट विद ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो मिलना ही मिलना है ये सारे कंपनीज को, विद बेटर मार्जिन जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करता है. नाउ यू कम टू द अदर स्पेक्ट्रम कि आज के तारीख में वैल्यूएशन 100% एक्सपेंसिव लग रहे हैं काफी कंपनीज के लिए. काफी कंपनीज अच्छे खासे मूव हो चुके हैं इवन ऑन आवर मार्केट्स विद इंडिया लेंस. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली नहीं है. टेलविंड फॉर द एंटायर सेक्टर इज ऑब्वियसली देयर, बट हमें लगता है आई थिंक पुलबैक्स की डेफिनेटली राह देखनी चाहिए इसमें. और काफी कोई कंपनीज है इसमें. आई वाज आल्सो लुकिंग एट कंपनीज लाइक पीटीसी इंडस्ट्रीज जो टाइटेनियम प्रोवाइड करती है, जो एक बहुत रेयर मेटल होता है और जिसकी आई थिंक यूसेज बहुत स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में लगती है. बट इवन दैट स्टॉक इज प्रोबेबली रन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली. तो डेफिनेटली पुलबैक्स की राह. डिफेंस में अच्छा खासा शानदार मूव. क्या भागे हैं स्टॉक्स. मजगांव डॉक देखिए आप, मतलब क्या शायद कल भी सर्किट पे था ये मजगांव डॉक, हाँ, है ना. हाँ, आज भी सर्किट पर. और बड़े मूव्स यहाँ पर 12 महीनों में 500%. मतलब क्या तेजी रही है, मतलब हद. अरे ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा सनराइज सेक्टर है ये पिछले एक साल में. क्लियरली आप इसको देख लें. इसके अलावा बाकी के एक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहाँ पर भी तेज़ी रही. BEL में तेज़ी रही. ये रमेश दमानी हमारे स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने मेंशन किया था वैसे इस सेक्टर के बारे में आज तक कि ये एक बड़ा सेक्टर रहने वाला है. ये और रेलवे, दो सेक्टर्स उन्होंने मेंशन किए थे. यहाँ पर अच्छी तेज़ी रही है. एक अपोलो माइक्रो करके एक स्टॉक है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 12 महीने का चार्ट, वहाँ पर भी लोअर लेवल से बहुत शानदार मूव्स आए. उसके अलावा मिधानी, वो भी थोड़ा बहुत डिफेंस में माना जाता है, वहाँ पर अच्छी तेज़ी रही है. ये देखिए अपोलो माइक्रो आज भी 5% के सर्किट पर है. ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं ये वो बोनस की वजह से, एक्स बोनस की वजह से ये स्टॉक एक्चुअली काफ़ी ऊपर रहा है. लेकिन इसमें एक्स बोनस और टेक्निकली 480 हो गया अब ये स्टॉक का, जो एक समय पे 130-140 का स्टॉक था. खैर बड़ी तेज़ी रही है. इस चार्ट को हटा दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर. लेकिन एक बार पॉली कैब रिविजिट करते हैं. अगेन पॉली कैब क्या शानदार स्टॉक रहा है. अगर आपका व्यू ये है कि इंडिया में एक आगे इस तरीके से इकॉनमी ग्रो करेगी तो दो स्टॉक्स जो मैं लगातार कह रहा हूँ, पॉली कैब और एस्ट्रल, ये ऑलमोस्ट सेम मिरर करते हैं एक दूसरे को. और होम इम्प्रूवमेंट में अगर आप देखें तो दोनों स्टॉक्स का एक अच्छा, दोनों लीडर्स हैं और मुझे लग रहा है कि दोनों आगे जाके इंडेक्स का भी पार्ट बनेंगे. लेकिन पॉली कैब को एक बार रिविजिट करते हैं. गाबा सर, अब फ्रेश ऑल टाइम हाई पॉली कैब, और क्या मूव रहा है इसमें शानदार. 4-5 साल पहले जब इसका IPO आया था, 4-5 साल तो नहीं, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए शायद, उसके बाद 300 रुपये पे स्टॉक घूमता था और काफ़ी समय तक 300 पे कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ी रैली और अब वहाँ से 10 बैगर 3700 पर अब क्या व्यू होगा. आई थिंक व्यू बहुत पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन है और उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है आफ्टर 6 मंथ्स. तो मुझे लगता है 6 वीक्स के बाद, तो मुझे लगता है ये अब ट्रेड कर रहा है 3730. पॉसिबल है कि 4000 की तरफ जा रहा है. बस स्टॉप कहाँ होगा, स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए इस पर 3630 3650. बस इसमें अगर साइडवेज मूव मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप्स मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी. टारगेट लॉजिकल 4000 का होना चाहिए क्योंकि 6 वीक से कंसोलिडेशन के बाद कम से कम 2-3 हफ्ता तो ऊपर जाना ही जाना चाहिए. यस, पॉलीकैब अ बाय इवन दिस प्लेस. ओके, पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे 37-33 ऑल टाइम हाई. और अब इस बीच एक बार फिर से लौट के उस स्टॉक पे आता हूँ जिससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. एग्जैक्टली 2 बजे डिस्कशन हुआ था इन्फोसिस पर. टिक बाय टिक चार्ट लेके आएगा. उस वक्त प्राइस था करीब 1347, अभी करीब 1350 को स्ट्राइक करता हुआ. बट मैं देख रहा हूँ कि अब जो इसकी हायर स्ट्राइक्स है उसमें एक्टिविटी सडनली काफ़ी बढ़ गई है. प्रशांत, आई होप आपने उसको मॉनिटर किया होगा. जरा प्लीज़ एक बार इसकी जरा हायर स्ट्राइक्स कॉल ऑप्शन लेके आइएगा. मैं देख रहा था थोड़ा सा अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से और आई थिंक इस मोमेंटम को प्ले करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं. आप जरा इसकी 1400 की कॉल देखिए. इसमें सबसे बड़ी एक्टिविटी है और आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे ऊपर पहुंच गया है प्रशांत. एंड सेकेंड हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग वाई कमांड कर रही है करीब 1340 की कॉल. प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं डे हाई पर स्टॉक. और अच्छी बात है कि स्टॉक एक बड़ी अवधि के बाद अब एग्जैक्टली अपने 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है. प्रशांत, कोई स्प्रेड क्रिएट करनी चाहिए रिजल्ट अर्निंग पर्सपेक्टिव से, या फिर एक प्लेन वनीला ट्रेड कोई अगर आपको समझ में आता हो इस पे तो? जी वीरू जी, इनफैक्ट इस पे एक मैंने रेकमेंड किया हुआ ऑप्शन ओपन है ट्रेड, अभी शायद 7 दिनों पहले किया हुआ है. 1340 की कॉल मैंने रेकमेंड की थी 34-35 के रेंज में विद स्टॉप लॉस एट 15 पे फॉर अ टारगेट एट 75. काफी बुलिश हूं मैं इस स्टॉक पे. वो कॉल अभी भी ओपन है अगर कोई देखना चाहे डीप इन द मनी. और जो कॉल की आप बात कर रहे हो इन्फोसिस 1400,
तो अगर मैं पहले अंडरलाइन स्टॉक की बात करूं तो इसके लिए 1360 1360 स्पॉट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो ये 1400 डेफिनेटली पार करेगा, ऐसी मेरी राय। इसकी अगर हम 1400 की कॉल देखें तो अभी करीबन ये 13 साढ़े 13 पे ट्रेड कर रही है। तो जो मैंने कॉल बताई हुई थी थोड़ी स्लाइटली इन द मनी के करीब, एट द मनी टाइप, तो अगर उसके अलावा कोई इसमें अगर रिस्क लेना चाहे तो इसको आप खरीद सकते हो विद स्टॉप लॉस एट 4 एंड आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 24 टू 28। बिल्कुल रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन्फोसिस में, लगातार हमने डिस्कस किया है स्टॉक को, और अब यहाँ पर एक मोमेंटम। लेकिन एक बार जरा HDFC का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। HDFC में ध्यान रखिएगा, अब सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाइंड आउट होंगे, और अब ये देखिए ये आज फिन निफ्टी में काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली। ये पूरा का पूरा ये जो स्टॉक बाहर जा रहा है और जो सेलिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट है HDFC में। और हर्षदा इसी ने फिन निफ्टी को अब कल के डे लो से भी नीचे लेकर आ गया फिन निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी भी कल के लो से ऊपर है, लेकिन फिन निफ्टी कल के लो से नीचे, और यहाँ पर एक थोड़ा सा हर्षदा सेलिंग प्रेशर बना है। चलिए एक बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है और देखते हैं क्लोजिंग की तरफ फिर किस तरह की सिचुएशन उभर कर आती है। लेकिन फोकस करते हैं एक ऐसे सेक्टर पर जहां पर हमने देखा है प्रेशर देखने को मिला है। आज केमिकल कंपनियां की हालत थोड़ी सी नरम होने लगी है। दरअसल आज दो डेवलपमेंट्स आए। एक तो अमेरिका की दिग्गज केमिकल कंपनी जो एग्रोकेमिकल कंपनी FMC, इसने अपना Q2 और कैलेंडर ईयर 23 का गाइडेंस घटाया। साथ ही साथ जर्मनी की एक स्पेशलिटी कंपनी है इवोनिक, इन्होंने भी अपना दरअसल गाइडेंस कम किया है और वो कह रहे हैं कि डिमांड की खासी कमी है। और इसको देखकर PI इंडस्ट्री हो, दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स हो, UPL हो, सब में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब ये ग्लोबल कंपनियां दरअसल अपने गाइडेंस को क्यों काट रही हैं, क्या पेन पॉइंट्स है और इसका असर भारतीय इन कंपनियों पर कितना बुरा पड़ सकता है, इसी पर केमिकल सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करने वाले अजय जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट दो कंपनियों का मैंने जिक्र किया, इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कुछ और यूरोपीय कंपनियों ने अपनी गाइडेंस में कमी के संकेत दिए थे। ये ग्लोबल कंपनियां क्यों अपना गाइडेंस काट रही हैं, इस समय हो क्या रहा है? धन्यवाद बहुत बहुत। इसका मेन कारण है कि 2021 में चाहे वो BASF हो, FMC हो, इवोनिक हो या कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी हो, इन सारी कंपनी ने एक टर्म कॉइन करा था पेंडेमिक प्रॉफिट। उस टाइम पे मार्केट में सप्लाई डिमांड इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, इन कंपनीज ने डिक्टेट कर करके प्राइस और मार्जिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए थे। बट 2022 से पेंडेमिक प्रॉफिट्स धीरे धीरे फेड आउट होना शुरू हो गए, और अभी की सिचुएशन में जहां डोमेस्टिक डिमांड लैटिन अमेरिका की, यूरोप की, USA की ऑल टाइम लो है, इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इन सारी यूरोपियन केमिकल कंपनीज की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली इवोनिक, BASF, तो इनके प्लांट एफिशिएंटली रन नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड चाइना ने बहुत अच्छा कमबैक किया है मार्केट में। चाइना की क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा वीक है, चाइनीज केमिकल कंपनीज मार्केट एक्सपोर्ट कर रही हैं अपने केमिकल्स को, सो बेसिकली दे आर डंपिंग देयर केमिकल्स। सो इस वजह से यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज पे अभी काफी ज्यादा प्रेशर है। मार्जिन्स आर नोवेयर क्लोज टू 2021 या फिर इवन बिफोर द पेंडेमिक। सो इन कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर है, इसलिए ये अपनी अर्निंग्स कट का अनाउंस कर रहे हैं। तो अजय जी, गुड आफ्टरनून। किन कंपनियों पर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर आने वाला है? मुझे पता है कि आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन आपकी स्टडी के हिसाब से क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है ये, कहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा? अगर बात करेंगे इंडियन केमिकल कंपनीज की, तो कंपनीज जो कमोडिटी केमिकल में इन्वॉल्व हैं, दीपक नाइट्राइट, चाहे वो आरती ग्रुप की कंपनीज हो, चाहे वो विनती ऑर्गेनिक्स हो, बालाजी अमाइंस, इन सारी कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है। इसके अलावा एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशन में जो कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक UPL, धानुका, इंसेक्टिसाइड इंडिया, इन सारी कंपनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत ज्यादा वीक है। सो ये कंपनीज से थोड़ा अभी दूरी बना लेने का समय है। इन कंपनीज को मेजर टर्न अराउंड की जरूरत है, इनको न्यू सेक्टर्स में एंटर करना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इन्होंने ऑप्टिमाइज करना चाहिए टू काउंटर दिस वीक मार्केट डायनामिक। अजय, मैं अगर पिछले 3 महीने का प्राइस ट्रेंड देखूं तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज वो हुआ है सोडा ऐश में। और मैं जहां तक मेरी समझ है, शायद सोडा ऐश में टाटा केमिकल सर्वोपरि कंपनी है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन उन्हीं का ही है। अभी आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले हम उसी मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे, और मेरा प्रश्न यही था कि कंसिडरिंग सोडा ऐश प्राइसेस पे जो सॉफ्टनेस है, क्या आप अपने
कैपेसिटी एक्सपेंशन को थोड़ा सा कम करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं है फॉर द टाइमिंग। टाटा केमिकल पे इटसेल्फ आपका व्यू क्या है कंसिडरिंग सोडा एश प्राइसेस और वहाँ पे ड्रॉप? और क्या थोड़ा सा ये बताइएगा कि अमूमन जब ये डाउन साइकिल शुरू होता है केमिकल्स का तो ये कितने समय परसिस्ट करता है, और क्या इन कंपनियों को अल्टीमेटली अपने एक्सपेंशंस को जो है वो बैकफुट पे लाना पड़ेगा? जी, तो टाटा केमिकल की स्टोरी एक्चुअली बूमरैंग इफेक्ट की तरह है। अगर उन्होंने उस समय कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया होता सो प्रोबेबली उनके मार्जिन अभी थोड़े सस्टेनेबल होते। अभी सोडा ऐश के प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिकॉर्ड लो लेवल। मैं इसे प्राइस करेक्शन भी नहीं बोलूंगा, मैं इसे कंटिन्यूअस प्राइस डिक्लाइन बोलूंगा। और अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर सोडा ऐश के प्राइसेस काफी ज्यादा थे, तो टाटा केमिकल को लगा कि ये स्पॉट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक कंटिन्यूअस परपेचुअल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मगर कमोडिटीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, खास तौर पे उन कमोडिटीज में जहां पर चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है। सो टाटा केमिकल्स के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साल इनफैक्ट अगला साल भी टिल हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर 2024 काफी ज्यादा वीक रहने वाला है। सोडा ऐश के प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिलेगी क्योंकि डाउनस्ट्रीम साइड से भी डिमांड वीक है और काउंटर टू दैट सप्लाई बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में। सो प्राइस मार्जिन अभी बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं हल्की सी पूछना चाहूँगा मार्केट पर्सपेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली कंपनी पर्सपेक्टिव, बट ये जो चाइना की सप्लाई है, आई मीन अभी तक तो बात ये हो रही थी कि भाई चाइना की बहुत सॉफ्ट ओपनिंग हुई है पोस्ट कोविड, बट इटसेल्फ वहाँ के प्रोड्यूसर अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोप जो कि पहले से काफ़ी धीमा है। ये सप्लाई कितनी हार्ड है इस बार पिछली बार की तुलना में, और प्राइसेस यहाँ से कितने और ड्रॉप होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? ओके, सो चाइना का जो कमबैक है वो आप मान लीजिए कि बिफोर पैंडेमिक चाइना से सप्लाईज जैसे होती थी वो बिल्कुल उस लेवल पे आ चुका है। अभी प्रॉब्लम चाइना के साथ ये है कि वहां की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा वीक है, तो कंपनीज पे ज्यादा प्रेशर है मटेरियल एक्सपोर्ट करने का प्राइस गिरा करके। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको एग्रोकेमिकल्स का देता हूं। लैटिन अमेरिका इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा मार्केट होता था एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में चाइना ने वो मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, बिल्कुल रिकॉर्ड लो प्राइसेस पे सप्लाई करके, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके। सो ये ट्रेंड जो चाइना से है अगले 6 से 12 महीने तक रहेगा, क्योंकि चाइना की डोमेस्टिक डिमांड को वापस आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सो लोकल प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करने का, और इस चक्कर में वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो नेट इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगह पे दबा करके अपना मटेरियल डंप कर रहे हैं रिकॉर्ड लो प्राइसेस पे, और इसका इफेक्ट इंडियन केमिकल कंपनीज को भी भुगतना पड़ेगा, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन केमिकल कंपनीज। अब स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स पर ये प्रेशर है, लेकिन कई कंपनियां लार्जली फार्मा सेक्टर को भी केटर करती हैं। क्या उनके लिए भी चाइना एक बड़ा फैक्टर है एट दिस पॉइंट इन टाइम? अजय? सो फार्मा थोड़ा बहुत इम्यून है बिकॉज इंडियन कंपनीज मेनली यूरोप एंड यूएस एक्सपोर्ट करती हैं, और यूएस चाइना में बिकॉज ऑफ ट्रेड टैरिफ्स यूएस कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं चाइना से वेदर इट इज इंटरमीडिएट, रॉ मटेरियल या फिर एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट को इंपोर्ट करना, ऑल्दो चाइना बहुत बड़ा है अक्रॉस द फार्मा वैल्यू चेन। सो इस वजह से इंडिया में डिमांड एनीवे ऑर्गेनिकली शिफ्ट हो रही है यूएस कंपनीज से, एंड फार्मा इज एन एवरग्रीन सेगमेंट। सो फार्मा की डिमांड हमेशा स्टेबल टू हाई साइड रहती है, कभी भी लोअर साइड नहीं जाती है। सो फार्मा कंपनीज इंडिया में जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एथर इंडस्ट्रीज हो, एमी ऑर्गेनिक्स हो, दीज कंपनीज आर अ बिट इम्यून जो अभी मार्केट में सिचुएशन है। ओके अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इस पूरे सेक्टर पर बात करने के लिए। एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, वो जो एक 1 वे डिक्लाइन आई थी बैंकिंग शेयरों में, खासतौर से फाइनेंशियल शेयरों में और HDFC ट्विंस में उसके बाद, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, लेकिन निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है, 86 पॉइंट ऊपर, 87 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स अभी भी अच्छा खासा 3/4% ऊपर। श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, क्या व्यू आपका और क्या ट्रेड इस समय? या गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, अगर मार्केट का अगर एक ओवरऑल इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक रेंज के अंदर अटका हुआ है, और 19,500 के करीब जैसे कॉलपुट की जो एक पोजीशन बनी है, मुझे लगता है कि जब तक 19,530 जो प्रीवियस वीक का हाईएस्ट पॉइंट था
जब तक इसे मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि हम इसी रेंज में रहेंगे और शायद एक बार वापस हम 19,300 के लेवल्स को रिविजिट कर सकते हैं। आज फाइनेंस निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो एक सेंटीमेंट है वो एक सेक्टर स्पेसिफिक ड्रिवन सेंटीमेंट बन रहा है। इनफैक्ट कल की ओपनिंग के बाद एक एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी कि मार्केट कैसे स्पैन आउट हो सकता है, बट ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज 19,530 क्रॉस होने के बाद ही इंडेक्स में दिमाग लगाए, या तो इंडेक्स को एटलीस्ट 19,300 आने दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाए। या तो करंटली आई थिंक मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफी जरूरी है। और अगर स्टॉक्स में देखना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक अच्छा लग रहा है तो वह अशोक लीलैंड 165 166 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसने पिछले 2 या 3 दिनों में बना दिया है अराउंड 163। फ्रॉम हियर अगेन द स्टॉक कैन मूव टू 175 176। करंट लेवल से इससे लॉन्ग करे अशोक लीलैंड को, स्टॉप लॉस रखे एट 162 रुपीज का। तो ये अशोक लेलैंड पर एक मौका खरीदारी का आप क्लियरली देख रहे हैं। अच्छा, इस बीच फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो स्टॉक आज सुबह में काफी भाग चुका था, इस खबर पर कि कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं ये, यहाँ पर उनके नतीजे आते हुए कंसोलिडेटेड मुनाफा 126 करोड़ से घटकर 109 करोड़ पर आया है, तो दबाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ रेवेन्यू का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये भी घटी है, तो वो एक्सपेंशन एक तरफ और नंबर्स पर कुछ प्रेशर बनता हुआ। इनफैक्ट क्योंकि हम केमिकल्स की चर्चा कर रहे थे, मैं मानस आपकी राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये यूपीएल, पीआई, नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स क्रैक कर चुके हैं आज, कोई ट्रेड जो मंदी की तरफ आप इस समय लेना ठीक समझते हैं? क्योंकि आउटलुक जो हमारे साथ अजय शेयर कर रहे थे वो काफी बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक आपने बताया सब चार्ट पे वीक लग रहे हैं, लेकिन आज के डेट पे, आज के प्राइस पे अगर कहीं पे एक शॉर्ट बनाना है तो वो नवीन फ्लोरीन पे है, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज आज ब्रीच हो गए हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4350 का था वो भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 4380 के ऊपर रहेंगे, और नीचे की तरफ अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो शायद आपको 5175 तक के भाव नवीन फ्लोरीन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेते हैं सबसे पहले प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, फार्मा सेक्टर की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा है, और इसमें जो डॉक्टर रेड्डीज लैब की 5200 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, जो ऑलमोस्ट 105-107 के जोन में है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 70 का, और जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो करीबन 165 से लेके 170 का होगा। एक बार जरा स्टॉक इसका इंटरडे में इसका चार्ट फायर कीजिएगा पूरा का पूरा डॉक्टर रेड्डीज। और ये मैं फार्मा का जब ओआई एडिशन का जिक्र कर रहा था ना, याद रखिएगा इसमें सब्सटेंशियल ओआई एडिशन हुआ था 51 से 71 पे डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अब श्रीकांत जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। श्रीकांत, क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी सेक्टर में बहुत ही हाई मोमेंटम है तो वो है मेटल्स, और मेटल्स में कल के एक बड़ी रैली के बाद एक पॉज बना हुआ है, बट अभी भी अगर इसके ऑसिलेटर्स और इसके ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के पोजीशंस को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। शायद कल के दिन में हम इन सभी स्टॉक्स में एक एक्टिविटी देख सकते हैं, तो टुवर्ड्स द एंड करंट लेवल से मुझे लगता है टाटा स्टील को लॉन्ग करना चाहिए, जो 115-115.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे एट 112, तो 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 122 और 125 रुपए के। तो करंट लेवल से टाटा स्टील को लॉन्ग करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 112। ओके, टाटा स्टील को बाय करना है यहाँ पर, ये श्रीकांत की पिक हुई। मानस के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अनुज जी क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन अब स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो अब यहाँ पर आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 200 मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं। तो क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 292 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 310 तक के टारगेट आप क्रॉम्पटन में देख सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 300 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 5 रुपए की स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं, और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, क्रॉम्पटन और उसकी 300 की कॉल। मानस जी का व्यू यहाँ पे चार का चमत्कार में। मिड कैप फंड के चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, पेपर सेक्टर पे ध्यान है, और हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग टीम ने एक मोमेंटम स्टॉक पकड़ा है मिड कैप स्पेस में, यही सेक्टर से हुआ है शेषशाही पेपर।
दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। एक तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है स्टॉक, इज व्हाट आर स्विंग ट्रेडिंग टीम फील्स। ऑन फंडामेंटल्स दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक जो कैपेसिटी है बढ़ा रहे हैं, पेपर कैपेसिटी की जो एक इंक्रीज होगी 1,65,000 टन से लेके 2,31,000 टन में, दैट शुड बी सब्सटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। दूसरा, अगर आप देखें जो पल्पिंग कैपेसिटी है ये बढ़ा रहे हैं 1,80,000 टन से 2,50,000 टन पे। तो ये जो लकड़ा बगैस यूज करते हैं, इनकी जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी, ये जबरदस्त तरीके से मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगी एज ऑल दिस कैपेसिटी स्टार्ट कमिंग थ्रू अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ क्वार्टर्स में, एंड दैट कैन हैव अ ह्यूज इंक्रीमेंटल इंपैक्ट रेवेन्यू फ्लो पे। जहां तक नंबर्स का सवाल रहा, पिछले तिमाही में उन्होंने एक अच्छी क्वार्टर पोस्ट की थी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, मार्जिन और बॉटम लाइन। ईपीएस 19 रुपये 23 पैसे पे आया था कंपेयर टू Q4, जहां पे 18 रुपये 17 पैसे का ईपीएस आया था। ओवरऑल कंसोलिडेटेड ईपीएस 65 रुपए के आसपास आया था। और जैसे ग्रोथ लग रही है ये सेक्टर के लिए, वॉल्यूम और प्राइस वाइज विद इनपुट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू गो डाउन और मार्जिन स्टेबल रहेंगी, कहीं ना कहीं आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छी खासी रहनी चाहिए। लेवरेज मैनेजेबल लेवल्स पे है और 2% की डिविडेंड यील्ड है, तो हमें लगता है आई थिंक शेषशाही पेपर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हम स्टॉप लॉस ये इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए 278 का मान के चल रहे हैं और लक्ष्य 324। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट तो क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। ओके, पर्सनल होल्डिंग नहीं है लेकिन क्लाइंट्स के पास रिसर्च गई है। चलिए चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। प्रशांत सावंत ने सबसे पहले लिया एक फार्मा स्टॉक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की 5200 की कॉल, 165-170 के टारगेट, 109 पर इस समय 70 रुपये का स्टॉप लॉस। श्रीकांत ने टाटा स्टील फ्यूचर्स 122 और 125 के टारगेट, 112 का स्टॉप लॉस। मानस जायसवाल ने क्रॉम्पटन यहाँ पर बाय किया, 310 के टारगेट, 292 के स्टॉप लॉस। और मयदेश ने अब ये भी रिकमेंड किया शेषशाही पेपर, यहाँ पर एक बाय कॉल इस स्टॉक में। मार्केट अभी भी देखिए ठीक ठाक ही है, 19,450 पर इस समय निफ्टी है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी रेड में, माइनर रेड में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स वापस लेकर आई है एक बार जरा। एक्चुअली वीरू, मार्केट को मैं आज अच्छा मानूंगा, इवन दो बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिसला है, फिन निफ्टी थोड़ा सा फिसला है, उसको मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दूंगा क्योंकि HDFC का जो एक लास्ट के 2-3 दिन का सेलिंग प्रेशर है, ये उसका इम्पैक्ट है बेसिकली पूरा का पूरा। आप देखिए HDFC और HDFC बैंक, और आज सुबह भी हमने एक बात की थी कि HDFC बैंक में ध्यान रखिए, आज और कल में शायद थोड़ी और गिरावट है लेकिन बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ से 100 रुपये की रैली HDFC बैंक में मुझे दिखती है, तो ठीक है आज थोड़ा सा फिन निफ्टी फिसला है लेकिन निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। और देखिए बाकी लेग्स अभी भी स्ट्रांग है, रिलायंस स्ट्रांग है, इन्फोसिस में आज बहुत स्ट्रेंथ है। इन्फोसिस का चार्ट आज कुछ कह रहा है मुझे, लार्सन एंड ट्यूब्रो स्ट्रांग है, लीवर, बाकी के FMCG स्टॉक्स, आज इवन पिडिलाइट ने भी बाउंस बैक किया। तो वैसे मार्केट ठीक है, बस ये एक जो आज थोड़ा सा फिन निफ्टी में इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा HDFC का इम्पैक्ट है बेसिकली, उसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा आज। जी हाँ, और इस बीच इंडेक्स का एक और स्टॉक अनुज, एक और स्टॉक जो कि बस मैं मेंशन कर रहा हूँ, शायद मैं ट्रेड आउटलुक इस पर बाद में लूंगा। आप लेके आइए टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। कल का इंट्राडे स्विंग हटा देगा आप तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी होगी। एंड लुक एट टाटा मोटर्स DVR, ये करीब 339.80 पे डे हाई पे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक लेके हाजिर होंगे कुछ देर में, और उसके बाद आज की बिग मार्केट वॉइसेस में चर्चा का क्रम शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मेहरबान ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। क्या मार्केट में इस समय व्यू बन रहा है, क्योंकि कई लोग अब इस तेजी से डर रहे हैं, आपका व्यू क्या है? काफ़ी टाइम से डर रहे हैं आई थिंक अनुज। आई थिंक ये टाइम ऐसा आया है कि कोई भी कंपनी कैपेसिटी बढ़ाती है, स्टॉक भाग जाता है, कोई डिमांड का सोचता नहीं है। डिफेंस कंपनीज, आई थिंक ये तेजी, आई थिंक नोबडी हैड थॉट अबाउट। ऑर्डर्स मिलता है एंड द शेयर इज रमिंग अप 10, 20, 30%। क्या करना चाहिए? आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट कंसेप्ट। द पॉइंट इज अनुज भाई कि पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल, एंड मार्केट जो था 15-20 साल पहले कि रिलायंस पावर का IPO आता था या ONGC का IPO आता था, लोग डरते थे कि मार्केट से पैसा चूस लेगा और प्राइमरी मार्केट में चला जाएगा। अभी पैसे आते रहते हैं, पीपल आर गोइंग ऑन एब्सॉर्बिंग इवन द न्यू पेपर विच इज कमिंग। ये टाइम ऐसा है कि पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फ्रंट लाइन स्टॉक्स, द ब्रॉडर मार्केट इज प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, और आज भी मेरा वही व्यू है।
द पॉइंट इज मोमेंटम इज स्टिल इन फेवर ऑफ द मार्केट एंड जैसे मैंने कहा पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल. सो मार्केट्स ऑनेस्टली इज फैरली वैल्यूड. काफी सारे सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी एक्सपेंसिव. बट देन who are you or me to possibly stop this from happening? As I told earlier, supply कम है, डिमांड आते रहता है because people are generally feeling left out. अगर आप मार्च महीने में जाइए 3 महीने पहले, I think lot of people were negative. In fact, most of us were negative. Now there is a left out factor और वो कहीं कहीं नया पैसा भी बाजार में आ रहा है जो लोग ने खरीदा नहीं था. So this type of scenario is happening. डर लगता है, जरूर लगता है. मार्केट इज एक्सपेंसिव, डेफिनेटली एक्सपेंसिव. तो मेरा पर्सनल मानना है कि पीपल शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग वही कंपनीज में, गुड कंपनीज जिसमें वैल्यूएशन अभी भी महंगा नहीं है, इन सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल एंड विच विल डू वेल. कि कहीं पर अगर मार्केट में धक्का भी आता है, स्टॉक्स कम डाउन, यू नो दैट दे विल गो अप अगेन. लेकिन ट्रैप हो जाना इन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्टॉक्स इन सेक्टर्स विच आर नॉट गोइंग टू डू टू वेरी वेल, लाइक रूरल बैक्ड इकोनॉमी राइट नाउ. अगर बारिश अच्छा नहीं होता है, इट कैन गेट अफेक्टेड. समथिंग लाइक एन IT विच कैन प्रोवाइड अ लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी, ना नहीं बोलता हूं, बट देयर इज नो बिग स्टोरी इन इट. या केमिकल स्पेस या पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, पेपर, आई थिंक एंड फ्रंटलाइन ऑटो, आई थिंक ये सारे सेक्टर्स में आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ मनी टू बी मेड इन द शॉर्टर टर्म. सो मार्केट से डर लगता है, अवॉइड सच सेक्टर्स एंड गो इन फॉर सेक्टर्स लाइक सेकंड टियर बैंक्स, स्पेशली रीजनल बैंक्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रेलवेज हो या होटल सेक्टर हो, पावर एंसिलरी हो, ऑटो एंसिलरी हो, विच सेक्टर्स आर डूइंग वेल. यहीं पे अच्छे कंपनीज इफ यू बाय एंड इवन इफ द मार्केट करेक्ट्स एंड द स्टॉक्स फॉल्टर बाय 5, 10, 15% फ्रॉम द पीक लेवल्स, you know that they will go up again because the sectors are otherwise in fairly decent shape. मेहरबून, जिसकी शायद हमने पिछले बारी भी चर्चा की थी और कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिफेंस कंपनियां. अब यहाँ पर एक तरफ वो प्योर प्ले PSU स्टॉक्स है, हैल, मजगांव, गार्डन रीच, जिन्होंने एक तरफा और बहुत तगड़ा रन दिखाया इन द लास्ट 1 ईयर, और दूसरी तरफ जेन टेक्नोलॉजीज आज मिसाल के तौर पर प्रीमियर एक्सप्लोजिव सबके रेडार पर आता हुआ दिखाई दिया है. अगर यहाँ पर कुछ स्टॉक पिकिंग करनी हो, किस तरह के ट्रेड्स पर आपकी नजरें रहेंगी? जैसे मैंने अनुज को कहा, शायद अनुज ने इशारा भी किया था, आई थिंक जो उन्होंने कहा कि मार्केट में डर लगता है. आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में इफ यू आस्क मी, आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पर डर लगता है. यहाँ पे एक सप्लाई फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स बेचते नहीं है, साथ में फ्लोट जो है वो बहुत लिमिटेड है एंड पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन बाइंग बिकॉज पब्लिक एक्सट्रापोलेट कर रही है, ऑर्डर आ गया, प्रॉफिट में आ जाएगा. इट्स नॉट दैट ईजी. सो कहीं पर द फियर फैक्टर इज देयर. इसमें अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज की, सिंस यू मेंशन दैट नेम, मैं कहूंगा कि मेरा पर्सनल मानना है कि द स्टॉक कुड गो अप अनदर 20% फ्रॉम हियर. आई एम नॉट रूलिंग इट आउट. तो 500, 550 का भाव आएगा, जरूर आ सकता है. आई थिंक दिस सेक्टर, द स्टोरी इज वेरी गुड, ना नहीं बोलता हूँ. नाउ प्राइम मिनिस्टर इन फ्रांस, सम मोर डील्स कम, सम मोर ऑर्डर्स कम, स्टॉक और भाग जाएगा. तो हु एम आई टू से के वैल्यूएशन आर वेरी एक्सपेंसिव. बट अलाउ मी टू स्टेट दैट इन दिस द गुड नेम्स आर भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफ कोर्स HAL. क्या ये भाव में लेना चाहिए? आई थिंक इट्स एनीबडीज गेस इफ यू आस्क मी. मोमेंटम को आप चेस कर रहे हो तो स्टॉक्स कैन गो अप मच हायर, बट पर्सनली ये लेवल पर वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे कोई एंगल से अभी दिखता नहीं है. सो इफ आई वाज होल्डिंग इट, मोमेंटम देख के आई विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट, बट पुटिंग इन इंक्रीमेंटल मनी एटलीस्ट मेरे में हिम्मत नहीं है. सो देयर आर सम कंपनीज विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दैट. इसमें जेन टेक्नोलॉजीज आपने कहा, आई एम गोइंग विद इट, बट समवेयर द स्टॉक, लेट मी बी गिव अ क्लियर डिस्क्लोजर, आई हैव बॉट इट एट अराउंड 200 रुपीज और मुझे अभी बेचना नहीं है. और दूसरा कंपनी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफेंस बट कहीं पर देयर इज अ कनेक्ट, इज टाटा कम्युनिकेशन, वेयर आई फील देयर इज कंसिडरेबल अपसाइड स्टिल लेफ्ट इन द स्टॉक. अच्छा मेहरबून, कहाँ से, मतलब आपने जहां पर कॉशियस भी होना चाहिए उसको वहां पर रेड फ्लैग रेज भी कर रहे हैं. ऑटो में हमने पिछले 3 महीने में एक सब्सटेंशियल मूव देखा. हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई. कहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये आपका क्वेश्चन हर्षदा जी ने भी डिफेंस के बारे में पूछा विथ डेफिनेट रीजन के काफी जोर से बढ़े हुए. अनुज जी ने एक सवाल पूछा था अबाउट द मार्केट, द वे इट इज गोइंग अप. आई थिंक मैं कहूंगा कि व्हेन यू आर पुटिंग इन मनी इन द मार्केट टुडे, आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेवल से मुझे कितना पैसा मिल सकता है. तो इसी कारण आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट स्टोरी अदरवाइज मुझे पसंद है. ऑटो फ्रंटलाइन नेम्स में
ये लेवल से मुझे ज़्यादा पैसा बनते दिख नहीं रहा है बिफोर अ पुल बैक कम्स। रही बात पेपर इंडस्ट्री की, आई थिंक पेपर प्राइसेस आर कम डाउन, अवॉइड कर रहा हूँ। तो जो सेक्टर्स मुझे पसंद है उसमें सेकंड टायर बैंक्स है, खास करके रीजनल बैंक्स, कर्नाटका बैंक हो, करूर वैश्य हो, फेडरल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, साउथ इंडियन बैंक हो। आई थिंक द स्टॉक्स हैव कंसिडरेबल रूम ऑन दी अपसाइड। क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग ऑल ऑफ देम। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो इससे आई थिंक द कैपेक्स हैज टेकन ऑफ। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टीम इज स्टिल लेफ्ट। ऑन पेपर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सारे स्टॉक्स महंगे दिखते हैं। इसमें नाम है KSB Pumps, आई थिंक Foseco India, दे ऑल लुक वेरी अट्रैक्टिव। रेलवेज की स्टोरी, आई थिंक व्हाट द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर इज डूइंग, आई इन लास्ट 30 years हैव नॉट सीन इट, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इसमें काफ़ी सारा स्टोरी अभी बाकी है। सो इसमें टेक्समैको रेल, इवन अ टिटाकर वैगन्स, डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल एक्सपेंसिव, आई थिंक कुड बी गुड नेम्स। और होटल्स जो पिछले करीबन 6, 8, 9 महीने से मैं फेवर करता हूँ, that sector I still believe there is a lot of steam on the upsides left. उसमें खास करके नाम्स like Taj GBK and Sinclair's hotels, even a Royal Orchid, I think have room for the upside. Power ancillary, names like HBL Power look attractive, and auto ancillary, auto frontline को छोड़कर auto ancillary में I feel there is a lot of room on the upside still left. So there are sectors, there are stocks within these sectors which if investor believes, जैसे अनुज ने कहा कि पब्लिक को डर लगता है थोड़ा, अगर डर लगता हो तो you to go and put in incremental money in sectors which are doing well, good quality stocks, and if the market corrects, जो आप और हम रुका नहीं सकते, as and when it corrects, you can see 10-15% getting shaved off in the stocks, but you very well know the companies are doing well, sectors are doing well, और आगे चल के फिर से बढ़ेंगे। So that comfort level is always there. ओके मेहरबान, एक सेक्टर जिस पर आप थोड़े से नर्वस रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, वो है IT। लेकिन वैल्यूएशंस करेक्ट हुई, फिर थोड़ी लोअर लेवल से बाइंग आई, अब फिर थोड़ा मार्केट नर्वस है HCL टेक जैसे शेयर्स को लेकर। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर अब? आई थिंक आई विल बी होपफुल दैट कहीं पर 2023 में आके आपको कहूँगा अनुज भाई कि दिस इज द टाइम पॉसिबली टू स्टार्ट लुकिंग एट IT फ्रॉम द बाइंग एंगल फॉर द लॉन्गर टर्म। ये टाइम आया है, मेरा पर्सनल व्यू है ना। आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हैज कम डाउन। इवन द लार्ज बैंक्स IT बजट्स हैव गॉट ट्रिम्ड। थोड़े से प्रोजेक्ट कैंसिलेशंस जो हुए थे मार्च में, उसका इम्पैक्ट जून में दिखेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो स्टॉक्स जो से नीचे आए हैं, I think there could be a longer term opportunity, but the point is there could be a trading bounce according to me. The story right now अभी भी मेरे ध्यान से चेंज हुआ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बैक्ड जो एक्साइटमेंट था उसको साइड में रखकर, इफ यू लुक एट द हाईटेक डिमांड विच इज देयर, विच इज द मेन bread and butter for IT companies, that demand has seen deterioration through the quarter. So for things to take off, you will need discretionary spending to improve, which अभी के लिए वो मुझे दिखता नहीं है। So मैं कहूँगा कि Infosys coming down from that level, well अभी ए भाव में क्या खराब है या TCS क्या खराब है, yeah you can have that particular view। और मैं कहता हूँ कि there could be a trading bounce, but not in a great hurry to buy, because I don't think a 1300 or 1400 or 1500 is going to become a 2200, 2300। वो मुझे अभी दिखता नहीं है। And I think on the broader market, there are many more better opportunities available with the incremental money which you put in otherwise a challenging market environment. So IT से मैं कहूँगा, if you are interested in trading rally, keep your fingers crossed, hope that the results don't disappoint, commentary doesn't disappoint, and you can do that. But मेरा पर्सनल मानना है कि निफ्टी on the whole is overall protected, because even if IT stocks falter more, IT is about 17% of the Nifty. और अगर 10% भी घटता है, it will shave off about 2% of the Nifty. So I would say market on the whole, Nifty wise, is protected. So unless the bank Nifty falls, I don't see a sharp fall coming off in the Nifty, despite the fact that I am still not ruling out another 5 to 10% getting shaved off from IT stocks. 5 से 10% और करेक्शन देखने को मिल सकता है IT कंपनियों में। अच्छा मेहरबान, आपने कहा कि आप छोटे बैंकों पर ध्यान देंगे, रीजनल बैंक्स वाले स्टोरीज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, तो लेटली आपने क्या खरीदा इधर? आई थिंक कर्नाटक बैंक लुक्स, आई थिंक करीबन 15 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं यहाँ था, 155 का भाव था, अभी 195 का भाव हो गया। मैंने कहा था नो ब्रेनर, 250 रुपया का बुक वैल्यू फॉर 2023। A very good new CEO come into place, who was possibly one of the earliest persons of HDFC Bank.
दैट न्यू CEO 250 रुपीज बुक वैल्यू पैरामीटर्स इफ यू थिंक सब में टिक मार्क आपका आएगा. तो आई थिंक एट 155 वाज द स्टील. अभी 15-20 दिन में 195 आया है. अगर आप मुझे पूछो तो आई थिंक दिस 250 रुपीज विच आई हैड सेड एट दैट टाइम आई थिंक इज अ नो ब्रेनर. दूसरा स्टॉक रहेगा करूर वैश्य बैंक. आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट 20-25% चल गया है, देयर इज ट्रेमेंडस अपसाइड. द प्रॉब्लम विथ रीजनल बैंक्स इज ओनली वन, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट बढ़ नहीं सकते, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट. बट दैट पॉइंट आने के लिए आई थिंक इवन अ 30-50% एप्रिसिएशन इफ दे हैव फ्रॉम यूर, I will not be surprised. Federal Bank also is good. Bank of Maharashtra is good. South Indian Bank can be a surprise packet. So there are a whole lot of opportunities that regional banks may, where the appreciation which an investor can make could be relatively higher than maybe some of the other larger PSU banks and certainly the private sector banks. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए. Thanks Anuj. Thank you. थैंक यू. मार्केट पर एक बार वापस फोकस करते हैं. एकदम से शार्प नॉक आया मार्केट में. एक बार बैंक निफ्टी देखिए आप, और ये 200 पॉइंट नीचे, और अब वो उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है जो हमारा एक लेवल था सैक्रोसैंक्ट एटलीस्ट इंटरडे में. क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये लेवल ब्रीच हुए 44,700 के, थोड़ा नेगेटिव होगा. और फिर निफ्टी एक बार लेकर आइए. फिर निफ्टी अब कंफर्टेबली बिलो यस्टरडेज लो और 19,945. ये थोड़ा सा मामला अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा क्लियरली. और एक बार जरा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए. आप देखेंगे HDFC बैंक यहाँ पर अब अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है. बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर सेलिंग प्रेशर HDFC बैंक का करीब 65 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन. तो हर्षदा, थोड़ा सा मार्केट ऐसा लग रहा था आज फर्स्ट हाफ में कि सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ये जो पिछला 1 घंटे का मूव आया है ना, इसको मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें इसको. हालांकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है. निफ्टी में अब तक प्रेशर नहीं आया है, लेकिन निफ्टी और मिड कैप में अभी भी ठीक ठाक बाइंग है. तो ये सारा का सारा प्रेशर बैंक निफ्टी की वजह से, सारा का सारा फिन निफ्टी की वजह से. मेरे ख्याल से HDFC का जो मामला है ये सिर्फ इसका एक वो है. तो उसके लिए एक बार ये कल लास्ट दिन HDFC का, ये कल और देख लेते हैं हम. उसके बाद परसों से मार्केट को इंप्रूव होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ तो फिर शायद थोड़े से कुछ और फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको मैं अभी भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा HDFC फैक्टर की वजह से. अनुज, जब आपने कहा ना कि सुबह में लग रहा था अच्छा मार्केट, तो बैटिंग पिच पर उतरे थे, लेकिन बॉलिंग अटैक काफी स्ट्रांग हो गया दूसरी तरफ से. थोड़ी सी पिच थोड़ी सी उधड़ गई थोड़ी सी. हाँ, वो वैसे ही लग रहा है. लेकिन निफ्टी की चाल अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, हालांकि निफ्टी बैंक पर वो दबाव बनता हुआ. अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपके लिए कुछ स्पॉट करना शुरू करते हैं, फिर ऑफ कोर्स हम चलेंगे BTST और STBT ट्रेड्स की तरफ और यतिन को भी जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए. कल का पिटा हुआ टाइटन में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है. 1.1% का मूव आता हुआ यहाँ पर. और पिछले 10-15 मिनटों में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी निबलिंग टेक महिंद्रा में, थोड़ी सी निबलिंग ONGC BPCL जैसे ट्रेड्स में होती हुई दिखाई दे रही है. कंसिडरिंग टेक महिंद्रा सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है बाकी IT कंपनियों में लार्जली मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप देखें. मयूरेश, क्या यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है? क्योंकि कल नेटवर्क 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में M&M के टॉप ब्रास ने यही कहा कि टेक महिंद्रा को मैंडेट दिया गया है अपने मार्जिन्स को और बेहतर करने का और कॉम्पिटिटिव रहने का, और जो 5G पर इस कंपनी की पकड़ है उसका इस समय सबसे ज्यादा फायदा उठा के बिजनेस में स्केल करने का. Oh, absolutely, that remains a huge possibility, हर्षदा जी. और उम्मीद यही है कि जो नंबर्स हैं, the worst is probably behind us, और जो रिपोर्टेड नंबर्स आ सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में will be relatively better than the peer set. Having said that, आपने जो 5G का जिक्र किया, एक जो ग्लोबल इंडस्ट्री के एड्रेसेबल साइज है, आपको एक क्विक अंदाज देता हूँ. पहले तो क्लाउड मार्केट की साइज दैट्स एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड $480 बिलियन आज की तारीख में. वो $1,500 बिलियन हो सकते हैं अगले 5 वर्षों में. स्पेसिफिकली 5G की अगर बात करूं तो जो स्पेंडिंग 2022 तक हुई है लगभग $100 बिलियन के आसपास, दैट कैन एक्चुअली बी 20 टाइम्स इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. सो आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम में इफ यू लीव असाइड द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, 3 quarters, जो 5G इकोसिस्टम में स्पेंडिंग हो सकती है उससे कितने ऑर्डर बिन्स आ सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर एज एन इंडस्ट्री टू सपोर्ट दिस एंटायर इकोसिस्टम. और टेक महिंद्रा क्योंकि एक बहुत इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ये पूरे इंडस्ट्री का, इसको शायद एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक पीयर सेट से थोड़े बेटर नंबर्स वर्स बिहाइंड अस और एड्रेसेबल मार्केट से जो ह्यूज है, ये शायद ये सारे फैक्टर स्टॉक्स को मोमेंटम में. अब BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं. BTST या STBT. गाबा सर बताइए, बाय या सेल? बाय. और वो है सीमेंस.
सीमेंस ट्रेड कर रहा है 3765, स्टॉप होना चाहिए 3720 का, टारगेट 3800 to 3820, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है सीमेंस में एक ट्रेड तेजी की तरफ आ रहा है। श्रीकांत, आपका कॉल क्या रहेगा BTST? आप म्यूट पर हैं श्रीकांत। तो ये हर्षदा, अगर इस मार्केट में कुछ कैपिटल गुड्स में डेफिनेटली हमने काफी अच्छी एक्टिविटी देखी है, सीमेंस, ABB, और मुझे लगता है इसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर बास्केट से अगर निकल सकता है तो मुझे लगता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 9350, 9375, काफी अच्छा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, और अगर यहाँ से इसमें अगर एक्टिविटी बनती है तो 98 या 98 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से BHEL को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे एट 91 रुपीज और टारगेट्स 98 रुपीज। ओके, BHEL लॉन्ग 93,775, याद रखिएगा ये क्लोजिंग अगर आती है तो BHEL का ये क्लोज होगा जून 2018, 18 से 19, 19 से 20, 21, 22, 23, मल्टी ईयर ब्रेकआउट और क्लोज 93,775 कर रहा है। प्रशांत, आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरू जी, ओवरऑल मुझे रियलिटी स्पेस में ओबरॉय रियल्टी काफी अच्छा लग रहा है, और ये करीबन 1040 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 1018 मेरा स्टॉप लॉस होगा 1018, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1080 होगा। रियल्टी। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? मानस जी, आप तो देखिए जी, एम्फेसिस कैरी करेंगे। एम्फेसिस के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आज आई थिंक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एम्फेसिस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 19 के आसपास के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1904 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 1950 के रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड तो सभी जानकारों ने देखिए दिए तो है तेजी वाले ट्रेड्स। अब डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही, क्या वहां पर भी सिर्फ तेजी का ही मूड है या फिर कुछ मंदी वाले ट्रेड्स भी आ रहे हैं रेडार पर? यातिन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस अपडेट के साथ। यातिन, तो तेजी वाले ही सौदे हैं, और देखिए सबसे पहले ग्रासिम की बात करते हैं, जहां डीलर्स जो है BTHT की ट्रेड सुझा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा तेजी की तरफ आपको एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है, और काफ़ी सारे HNIs यहाँ एक्टिव हैं। उनको लगता है 30 से 40 रुपए का मोमेंटम इस स्टॉक में आपको मिल सकता है, और शायद इसीलिए वो 1-2 दिनों के व्यू के हिसाब से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो एक हुआ ग्रासिम, और दूसरी अगर बात करें तो वो है टाटा मोटर्स। 2-3 दिन से मोमेंटम में, जब से JLR के सेल्स नंबर्स आए हैं, और आज भी डीलर्स मान रहे हैं कि FIs की यहाँ तगड़ी बाइंग है। उनको लगता है कि पोजिशनली स्टॉक में फर्दर 4 से 5% का मोमेंटम रह सकता है। स्टॉक लाइफ हाई पे है, और कहीं ना कहीं यहाँ डीलर्स को लगता है कि मोमेंटम बना रहना चाहिए। इसके लिए मोमेंटम के लिए वो यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स 628 इस समय फ्रेश ऑल टाइम हाई टाटा मोटर्स पर शानदार मूव रहा है इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए। मानस, नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए टाटा मोटर्स पर? देखिए, टाटा मोटर्स तो एक्चुअली क्लियर कट ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। आई थिंक अभी भी करंट लेवल्स पे भी कोई खरीदारी कर सकता है। 619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 650 के आसपास का होगा। ओके, वैसे माइंड बॉगलिंग रहा है टाटा मोटर्स का मूव, मतलब बिल्कुल वो नंबर्स के बाद से पहले भागा, फिर नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ। हमने डिस्कशन भी किया था इसका कि थोड़ा सा करेक्शन जरूरी है। इसमें करेक्शन हुई वो 30-40 रुपए की, और वहाँ से फिर 150 रुपये का, फिर 100 रुपये का फिर मूव टाटा मोटर्स ने दिखाया। बहुत ही शानदार मूव हुआ। ये 3 महीने का मूव है, करीब 37%, और ये पूरा मूव एक्चुअली हमने कैप्चर किया है आवाज़ की ऑडियंस के लिए। हमने डिस्कशन किया था इसका 450 के करीब, और चलना शुरू हुआ था ये वहाँ से। उसके बाद अच्छे मूव्स यहाँ पर। एक बार जरा मार्केट की क्लोजिंग समझ लेते हैं। मैं फिर भी कहूँगा ये क्लोज ठीक है, ये क्लोज मैं फिर भी कहूँगा अच्छा है, डिस्पाइट बैंक निफ्टी का जो मिनी कोलैप्स है हर्षदा। 2 रीज़न से, एक बैंक निफ्टी में जो भी गिरावट आई पूरी की पूरी HDFC बैंक की वजह से आई। फिन निफ्टी में पूरी गिरावट वो HDFC ट्विंस की वजह से आई, तो वो पूरा का पूरा रीएडजस्टमेंट वाला फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, निफ्टी स्ट्रांग रहा
और आप कुछ स्टॉक्स देखिए, रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, विप्रो, आईटीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर बंद हो रहे हैं। तो निफ्टी ठीक ठाक था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली डे हाई पर बंद हो रहा है। करीब करीब 1% गेन के साथ मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर बंद हो रहा है। और ये चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर कि आप एडवांस डिक्लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, करीब करीब 1.36:1 का एडवांस डिक्लाइन रहा। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जो क्लोज है ये ठीक ठाक है। इस लेवल पर अगर हम बंद हो गए तो मिड कैप इंडेक्स कल शायद ऑल टाइम हाई वापस लगा देगा। 0.3% ही दूर रह गया ऑल टाइम हाई से। क्लोज अच्छा है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। जी हाँ, एक बढ़िया क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही ऊपरी लेवल से फाइनेंशियल स्टॉक्स ने थोड़ा सा प्रेशर डाला हो, लेकिन एक वो टेक्निकलिटी है, उससे तो जूझना है ही। इसीलिए हमने देखा वो ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ। वीरू, एफनो सेटअप पर नजर डाल लें। जी हाँ, एक बार सेटअप पे डालते हैं। हर्षदा, आपकी स्क्रीन पे क्लोज हालांकि अगर आप देखिए उतना खराब नहीं है। अभी भी हम 18,440, 18,300, मतलब सॉरी 19,434 जो सुबह सुबह जोन हमने कल स्विंग हाई काटा था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग अभी भी अगर आप देखें इस बाजार में काफी स्ट्रॉन्ग थे। 60 लॉन्ग, 69 शॉर्ट कवरिंग, यानी ग्रीन्स का आंकड़ा जो है वो अभी भी काफी मजबूत है। टाटा कम्युनिकेशन, पॉली कैविट ऑल टाइम हाई, इंडिया मार्ट, आरबीएल बैंक मिड कैप बैंकिंग में अच्छा करके गया। एंड सेम इज द केस विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शॉर्ट कवरिंग आज आईडीएफसी में थी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सन टीवी और बीएचएल में एक आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। और डिक्सन ने आज सुबह सुबह से काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। केमिकल बास्केट ये परेशानी का सबब था, कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया था सीएनबीसी आवाज़ पे इस स्पेस को लेकर। और नवीन, दीपक, यूपीएल, बंधन बैंक, अतुल लिमिटेड। बंधन बैंक पे तो हालांकि अगर आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई थी, और अतुल लिमिटेड यहाँ पे भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग एंड वाइंडिंग, इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस, डालमिया भारत, जेएसडब्ल्यू स्टील, आरती इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक लेके आइएगा। अभी अभी आई थिंक रिलायंस के कुछ ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे थे। रिलायंस की क्लोजिंग देख लेते हैं एट 2765। रिलायंस का ये क्लोज जो है वो टिक बाई टिक चार्ट्स पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। तो अनुज, मेरे ख्याल से रिलायंस ने ही एक तो मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, लेकिन रिलायंस ने वाकई निफ्टी को कम से कम नहीं तो वो 19,400 के ऑप्शन बेस के नीचे आज सिंक होने नहीं दिया है। डे हाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज आता हुआ, और ये क्लोज है जून 2022 के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज। अनुज, बिल्कुल वीरू, और जैसा हम कह रहे थे कल कि एक था टाइगर, आज टाइगर जिंदा है। वो क्लियरली इसमें एक अच्छा मूव और ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट हम इसको ज़्यादा एडिटोरियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी इस चैनल को ओन करती है। लेकिन सेकेंड डे रनिंग रिलायंस में बहुत शानदार स्ट्रेंथ है, और यहाँ कुछ बदल रहा है वीरू क्लियरली। और वो जो लिस्टिंग वो जब भी होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, लेकिन एटलीस्ट वो जो डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट आने से एक फ्रेश ट्रैक्शन बना है यहाँ पर, और 2 दिन में करीब करीब 130-140 रुपए की रैली रिलायंस में। लीडर ऑफ द पैक रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक बार हमारी तरफ से डिस्क्लोजर कि चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, स्वामित्व प्रबंधन नेटवर्क 18 का आरआईएल के हाथ में है। तो आप अगर इस स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात जरूर करें। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया था चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटता हुआ। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, और आप गौर करें तो एचयूएल में भी थोड़ी सी हरकत निचले लेवल से आना शुरू हुई है। लेकिन टाटा कंज्यूमर कंस्ट्रिंग लार्जली इसमें ज्यादा दबाव देखने को मिला। इस पर गाबा साहब आपकी पोजिशनिंग क्या रहेगी? आज 841 के लेवल्स पर पुलबैक आया है। जितनी तेजी शायद हमने एचयूएल आईटीसी में देखी, उतनी तेजी इसमें नहीं आई है। क्या ये कैचअप कर पाएगा? बिल्कुल चेक कैचअप कर पाएगा टाटा कंज्यूमर। उसका रीजन ये है कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव। हाँ, थोड़ा हमने करेक्शन देखा, लेकिन कल और आज में देखा जाए तो लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 841 के आसपास टाटा कंज्यूमर। टॉप होना चाहिए 834। मेरा जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 860 का है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, कल तक। तो यस, टाटा कंज्यूमर एक एग्रेसिव बाय बन सकता है। ओके, टाटा कंज्यूमर 841.70 पे, और साथ ही साथ आप सिमेंस लेके आइएगा। आज सिमेंस ने भी बहुत अच्छा एक क्लोज दिया, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। पिछले 4-5 सेशन की जो पूरी कैंडल्स थी उनके जोन को बाइसेक्ट करके डे हाई पे क्लोज होता हुआ। प्रशांत, बहुत संक्षेप में रखिएगा, एक्साइड को आप कैसे अप्रोच करेंगे? मतलब अगर आप देखें तो इट्स अ फ्लैट क्लोज, बट एक डे लो से शानदार रिकवरी थी। और मैं जब इसको हिस्टोरिकल चार्ट से कंपेयर करता हूं ना, तो ये अपने करियर के एक बहुत ही टफ सप्लाई जोन की तरफ बढ़ता हुआ।
वो याद होगा आपको दिसंबर 2018 की वो लगभग 250 से लेके 270 की ट्रैजेक्टरी। आप एक्साइड पे क्या अप्रोच रखते हैं? जी वीरू जी, एक साइड में मैं एक बहुत क्लियर पैटर्न देख रहा हूँ। ये प्रीवियस डे लो को टच नहीं कर रहा है। कल का जो लो था वो 247 के आसपास है, तो मैं 245 का स्टॉप लॉस रख के बना रहूंगा। फ्रेश खरीदारी भी कोई करना चाहे 245 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर ये पैटर्न नेगेट हो जाए तो ही आप निकलेंगे, वरना मेरे हिसाब से आप हर दिन प्रीवियस डे लो के नीचे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दीजिए। ये मूव मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 265 तक जा सकती है। 265 तक एक्साइड की तरफ से आप चाल और मजबूत होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसी कार्यक्रम में हमने सीमेंस सुना, एलएनटी सुना, एक बार एबीबी इंडिया पर भी नजर डाल ली जाए। वो भी लगभग 3% ऊपर जाकर टिक रहा है। भेल की भी हम चर्चा कर रहे थे। मानस, कोई ट्रेड लेना ठीक है क्या 4500 का ये स्टॉक 4517 के आसपास फ्यूचर्स में? बिल्कुल, देखिए ये करीब 5 के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है। 4400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4700 के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जो 4500 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एबीबी के ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 116 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन में। 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप 200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। कि अच्छा, एक बार स्टॉक लेकर आइए अशोक लेलैंड। फाइनली इस स्टॉक में थोड़ी हलचल, कितने दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था और अब देखिए आज इसका लास्ट के कुछ मिनटों में मूव 20 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक पिछले 4 दिन से, ये 20 डे मूविंग एवरेज पर करेक्ट हुआ था 4 जुलाई को। 4 जुलाई, उसके बाद 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई फ्राइडे और कल 10 जुलाई। 5 दिन इसने स्पेंड किए हैं 20 डे मूविंग एवरेज पर और आज फाइनली एक मूव उस मूविंग एवरेज से ये मूविंग एवरेज प्लेस है करीब 162 और 163 के बीच में। मानस, पिछले 2 हफ्ते से ये कंसोलिडेट कर रहा है। करीब 19 जून को भी ये स्टॉक यहीं था और अब भी यहीं पर। क्या कोई साइंस है यहाँ पर ब्रेकआउट के? देखिए, सबसे बड़ा साइन ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं कर रहा, उसके नीचे नहीं फिसल रहा है और वहीं पर इसका एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और अब जो पिछला हाई 175 के आसपास था उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो खरीदारी की तरफ होगा। 163 का स्टॉप लॉस लगाइए और 175 के टारगेट सेट करिए। ओके, अशोक लेलैंड 166.95 एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बीएचएल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर और साथ ही साथ डिक्सन को देखिए आज सुबह, ये इनफैक्ट अनुज ने पिक किया था और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से पुल बैक देखिए एक अच्छे जोन में बंद होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। और बैकफुट पे थोड़ा सा एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस का खल रहा है आना आज, क्योंकि ये क्लोज एग्जैक्टली एट 20 डे एक्सपोनेंशियल में जा रहा है। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजाज फाइनेंस ने मतलब मार्च लास्ट वीक से लेकर अब तक हमेशा मल्टीपल टाइम्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से ही पुल बैक दिया है। 3 दिन के अनवाइंडिंग के बाद आज एक बार फिर से जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी रही वो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रहा। और एक स्टॉक और देख के जाइए जो कि आज सबसे हैवीएस्ट शॉर्टिंग देखे जा रहा है और वो है नवीन फ्लोरिन। याद रखिएगा, अभी वीकली चार्ट्स फॉर्म नहीं हुए हैं बट ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू हो चुका है। और आज सबसे बड़ी शॉर्टिंग एक बार फिर से अगर किसी बास्केट में हुई है तो दैट्स केमिकल। नवीन फ्लोरिन, यूपीएल, एसआरएफ, टाटा केमिकल सबसे बड़ा शॉर्ट कैरी कर रहे हैं अपने साथ ये स्टॉक्स। और एनबीएफसीज में ही, आई मीन बजाज फाइनेंस के साथ साथ अगर आप एक स्टॉक को और देखें दैट्स चोला फाइनेंस। एनबीएफसीज आज खासा रिट्रेस हुई और चोला फाइनेंस आज एग्जैक्टली एक बार फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ बढ़ा और आज का लो भी 20 डे में था। आप कह सकते हैं कि एनबीएफसीज में मल्टीपल स्टॉक्स ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छुआ, लेकिन ये दिन बिलोंग करता है 3 स्टॉक्स को। अरे दैट्स टाटा कम्युनिकेशन 7% ऊपर। टाटा कम्युनिकेशन का ये क्लोज 1647 पे जब आ रहा है तो याद रखिएगा ये इसके करियर का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा, पॉलीकैप का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा और इंडिया मार्ट का एक डिसेंट पुल बैक, बट कोई हिस्टोरिकल मार्क नहीं है इस प्राइस का। चलते हैं इस क्लोज को देखने के लिए बड़ी वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। और एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा एक बहुत ही तगड़ा क्लोज बनता दिखाई दे रहा है वो है डिफेंस कंपनियां। वो भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि पूरी तेजी ऑफ कोर्स मसगांव डॉक में बनी थी। अपर सर्किट पर जाकर क्लोज हुआ, 10% का अपर सर्किट वहां पर लगा है। भारत डायनामिक्स में हमने देखा है लास्ट हाफ आवर में अच्छी तेजी, 13% के गेंस पर वो काउंटर जाकर टिक रहा है। यही तेजी आपको गार्डन रीच में देखने को मिली है।
जहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आज फिर हुई। मेरे ख्याल में गार्डन रीच 6% ऊपर, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कोची शिपयार्ड वाले काउंटर पर भी, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया। ये सरकारी कंपनियां हैं जहां पर वो 10-13% तक के गेंस देखने को मिले हैं, लेकिन निजी कंपनियों में जेन टेक्नोलॉजीज देखिए, पारस डिफेंस जैसे काउंटर्स देखिए, इनमें भी अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया, और ये विनिंग ट्रेड्स साबित होते हुए दिखाई दिए हैं आज के। अब आपके लिए लेकर आते हैं कुछ और ट्रेड्स जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम जाते जाते बनता दिखाई दिया था। टाइटन इंडस्ट्रीज मिसाल के तौर पर कल सबसे ज्यादा टूटने वाला यह काउंटर करीब 1% ऊपर जाकर क्लोज दिखा रहा था, 1.5% आ गया है ऊपर जाते जाते, तो यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। यही नहीं, कुछ ट्रेड्स जो वीरू भी मेंशन कर रहे थे, टाटा कम्युनिकेशंस हो, पॉलीकैब, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स में हमने देखा है एक बहुत स्मार्ट क्लोज देखने को मिला, और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये खरीदारी जरूर होती दिखाई दी है। अब लेकर आते हैं आपके लिए कुछ सेक्टोरली सिचुएशन। तो एक हमने डिफेंस देख लिया जहां पर तेजी रही, लेकिन आप गौर करिए ऑटो कंपनियों में आयशर में एक पुल बैक आया, मारुति में थोड़ा सा एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है, और हीरो जैसे ट्रेड्स भी रहे हैं जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट। टाटा मोटर्स विनिंग साइड पर रहा है ज्यादातर समय, आज फिर हमने देखा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता जरूर दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर फिर से निचले लेवल से निबलिंग हुई है, थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। लेकिन जहां पर दबाव बना है उस पर गौर करिएगा। आज जो प्रेशर आया है वो HDFC बैंक की तरफ से ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया, और HDFC की तरफ से ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया। अगर ये संभल जाते तो शायद हमारी निफ्टी बैंक की सिचुएशन ज्यादा बेहतर होती। वहां पर हमने देखा है क्लियरली वो कुछ ड्रैग बनता दिखाई दिया। तो 36 आखिरी सेकंड आप देखिएगा, निफ्टी बैंक करीब 100 पॉइंट के नुकसान पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की आज की एक्सपायरी 77 पॉइंट नीचे होती हुई दिखाई दी है। निफ्टी IT में हमने देखा है कुछ पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन HCL टेक, TCS को लेकर अभी भी कुछ संकोच है। टेक महिंद्रा, मिड कैप IT और ऑफ कोर्स इन्फोसिस की बदौलत हमने देखा वो रिकवरी बनती दिखाई दी। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा किन स्टॉक्स का साथ था और कहां से बिकवाली बढ़ी। तो आज तेजी की तरफ गौर करें तो आयशर 2.5% ऊपर फाइनली पॉजिटिव क्लोज आ रहा है लगातार एक हफ्ते की बिकवाली के बाद। सन फार्मा में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हम HUL और नेस्ले की बात कर रहे थे, आप देखिए टाटा कंज्यूमर भी पॉजिटिव साइड पर, टॉप 3 गेनर्स में 2% ऊपर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज कल का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर 4% कल ऊपर था, आज फॉलो थ्रू 1.25% की तेजी का देखा गया है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। M&M में खरीदारी रही है, अदानी पोर्ट में तेजी देखने को मिली है, इंडसइंड बैंक, ONGC दूसरे ट्रेड्स रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स HDFC ट्विंस पर दबाव बनता दिखाई दिया, एक्सिस में दबाव बनता दिखाई दिया है। आज ICICI बैंक भी और कोटक भी कुछ मुनाफा वसूली की तरफ था। UPL जैसे काउंटर्स में क्रैक्स, और ये एक केमिकल का पूरा बास्केट है जहां पर क्लियरली ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। गाइडेंस कट जो बाकी इनके पियर्स कर रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उससे संकेत लेकर यहाँ पर करेक्शन आता हुआ साफ देखने को मिला है। ये है आज आपका क्लोज। 19,500 के ऊपर हम निकले थे, क्लोज वैसे बुरा है नहीं, 19,448 के आसपास जो हम जाकर टिके हैं, 92 अंकों की बढ़त पर। और निफ्टी IT और मिड कैप्स में अच्छी तेजी, निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स दबाव में रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी आज थोड़े से सॉफ्ट साइड पर रही। सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला रहा। देखते हैं कौन से ट्रेड्स विनिंग ट्रेड साबित हुए। तो कार ट्रेड 14% ऊपर, मजगांव डॉक 10% ऊपर, काइनेटिक इंजीनियरिंग, हैल जैसे काउंटर्स में भी हमने मोमेंटम देखा, 5 और 4% तक के गेंस। नीरज ने मंदी वाले साइड के ट्रेड्स पकड़े थे। HCL टेक, हिंडाल्को, टाटा एलेक्सी और KPIT जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। बिल्कुल, तो खैर ठीक ठाक मंगलवार, और बस थोड़ा सा आज 6 वीक का एक पैटर्न टूटा हमारा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो 6 वीक से पॉजिटिव थी मार्केट के लिए वो नेगेटिव रही, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आज HDFC का तड़का था, और HDFC अगले हफ्ते से फिर निफ्टी का हिस्सा नहीं होगा। कल HDFC का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, एक्चुअली कल का दिन काफ़ी आइकॉनिक है इंडियन मार्केट के लिए। HDFC जैसा बेहमत कल आखिरी बार ट्रेड करेगा इंडेक्स में, और उसके बाद से फिर सिर्फ HDFC बैंक अवेलेबल होगा, और परसों से ऑब्वियसली LTI माइंट्री फिर इंडेक्स का हिस्सा होगा। लेकिन आज का दिन ओवरऑल वीरू अच्छा रहा। जी अच्छा रहा, बस फिर निफ्टी ने थोड़ा सा हिचकोले खाए, और कल का दिन एक्सपायरी -1 डे बुधवार कैसा रहेगा। 6:57 पर CNBC आवाज़ का पूरा पैनल, नीरज जी, आशीष, हर्षिता में और अनुज मौजूद होंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।